हाँ, स्टार्ट हेलो। करते हैं। और जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, आप चाहो तो अपना कैमरा ऑन कर लो, अगर एडमिन ने वो परमिशन दे रखी है। फेस देख के ऐसे बढ़िया लगता है कि हाँ, लोगों से बातें हो रही हैं। बिल्कुल सर, लेकिन वो नेट में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है तो इसीलिए। जैसा ठीक लगे बच्चों को। गुड हाँ, अनि इफ एनीवन जो इज ओके विद अनिर्बान इट। मुखर्जी। इवेंट तो स्विच ऑन कर लो, अगर नहीं है हाँ तो कोई भैया, दिक्कत नहीं। यप। मतलब शर्माना नहीं है, ऐसे कोई किसी की फोटो नहीं लेनी। ओके। हाय अमरजीत कुमार एंड हाय काव्या, हाय सूर्यांश ओमहर। ओ भाई साहब, सूर्यांश का बैकग्राउंड बहुत तगड़ा था यार। लग रहा है वही स्पीकर है आज के सेशन का। और हाय स्वप्नील एंड हाय भावेश चौधरी। भावेश चौधरी तो एक दोस्त था मेरा 10th क्लास में, सेम नाम। ओके। हाय अंकित साबर एंड काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर हैं। और सबसे पहले तो यार शुक्रिया यहाँ पे बुलाने के लिए। और अगला 1 घंटा मुझे कहा है, और टॉपिक आज का जो हम रखने वाले हैं वो है अनकन्वेंशनल करियर साइड्स। मुझे बताया गया आप लोग पढ़ाई में बहुत ज़्यादा घुसे हुए हैं, तो जैसे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, पीएचडी, इन सब में ज़्यादा है। तो जो बाकी डोमेन्स हैं उनके बारे में यार कुछ खोल खोल के चीज़ें बात की जाए। तो सबसे पहले यार मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपनी एक छोटी सी नोटबुक निकाल लो जिसमें हम कुछ कुछ चीज़ें लिख सके। मेरा मानना ये है, वैसे मानना क्या, ये रिसर्च है कि आप जो भी कुछ सुनते हैं उसका 10% ही रिटेन कर पाते हो आफ्टर सम आवर्स, 48 आवर्स। तो हम लिख लेते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है। एक और फैक्ट बता देता हूँ, जो लोग भी अपने मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं वो 10 टाइम्स मोर रिचर होते हैं। ये रिसर्च है। तो जब भी आप अपना लिखो कि यार लाइफ में मेरे को अगले 40 साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है, तो सिर्फ सोचो ना, लिखें, क्योंकि हम 10 गुना ज्यादा अमीर हो सकते हैं उससे। वैसे भैया तो आपने मेरे लाइंस बता दिए, अभी मैं क्या करूं? कुछ वैसे ये यूट्यूब में लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही है, तो क्या मैं एक छोटा सा इंट्रो दे सकती हूँ ताकि सबको मालूम चले कि आज क्या हो रहा नहीं नहीं, है? बच्चे बच्चे बोर हो जाएंगे, वो बोरिंग पार्ट है। यहाँ पे सब सीधा अच्छा ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम, है ना। और मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी चीजें बोलूंगा जो यूजुअली हमें सोसाइटी से नहीं सुनने को मिलती, क्योंकि वरना हम गंदे आदमी कहलाते हैं। पर जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं वो सारे लोग उन चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक होती है हर व्यक्ति के अंदर की डार्क साइड। डार्क साइड का मतलब ये नहीं कि चोरी करो, किडनैप करो, मर्डर करो। डार्क साइड होता है आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जो आपको अंदर से एक गट वाइब आती है। उसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। 3 टाइप के लोग होते हैं कॉम्पिटिटर्स में, ठीक है। कूलर होते हैं कुछ, ठीक है, एक क्लोजर होता है, एक क्लीनर होता है, क्या क्या है ये टर्म्स। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है, कौन कौन से डोमेन्स हैं। आज के दिन ऐसे व्यक्ति हैं, मैं अगर आपको बताऊं, जितना लोग पूरे मंथली कमाते हैं वो पर डे कमा रहे हैं और मेहनत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो क्यों ना हम उन चीज़ों के बारे में जाना जाए। हमें बचपन से बोला जाता था बेटा आईएएस बन जाओ। आईएएस क्यों बनना, हो जाएगा कि हमारा बेटा आईएएस, हमारे घर से लेके बस स्टैंड तक रिश्तों की लाइन लग जाएगी। यस, अच्छी आपको पावर मिलेगी, 10,000 एम्प्लॉयज आपके नीचे होंगे सरकारी। पर क्या मैं आपको आज के दिन अगर बोलूं कि यार ऐसी सेम चीजें आपको प्राइवेट सेक्टर में भी मिलनी स्टार्ट हो गई हैं, कुछ प्राइवेट आईएएस जॉब्स आ गई हैं, तो उनके बारे में हम जान रहे होंगे। आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हो यार, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पढ़े लिखे व्यक्ति अपना राइट जगह पोटेंशियल भी इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसा ना हो कि हमें कुछ पता ही नहीं था दरवाजे और हमने नौकरी नहीं की। ग्रेट। तो सबसे पहले यार एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अपने आप को क्या आप ये चीज बोल पा रहे हो कि आई एम ऑसम, मतलब मैं तो भाई अनस्टॉपेबल आदमी हूँ, मैंने जो चीज सोच ली, बोलो एक बार, मतलब सिर्फ ऐसे मन में नहीं, वैसे बोलो। और अगर बोलते वक्त एक हिचक आ रही है अंदर कि आई एम अनस्ट, नहीं हूं तो नहीं, तो मतलब ये है कि आपने यार अपना बिलीफ सिस्टम बहुत वीक कर रखा है। होता है क्या, ब्रेन में लेफ्ट राइट होता है और एक सबकॉन्शियस होता है। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बोर नहीं करूंगा मैं। पर जब तक आपका सबकॉन्शियस ये कहता है कि हाँ यार मैं एक आलसी, नालायक और कमजोर आदमी हूं, आज तक मैंने जितने टास्क उठाए हैं मैंने बीच में छोड़ दिए हैं, मैं एक बहुत बड़ा प्रोक्रास्टिनेटर हूं, तो जनाब आप वही फॉलो करते रहोगे। मैं जितना भी आज आपको ज्ञान लाग दूं वो अभी आपके अंदर घुसेगा और फिर रिबाउंड करके चला जाएगा एक दिन बाद। तो एक फैक्ट ये है कि आपको 4 से 6 महीने लगते हैं अपना सबकॉन्शियस माइंड बदलने के लिए। और वो आप इस प्रकार से बदलते हो कि आप अपने आप को फीड करते जाते हो कि हाँ भाई मैं हूं अनस्टॉपेबल। अब आप बोलोगे भैया ये बोलने से क्या हो जाएगी चीजें, नहीं यार, आप चीजें पढ़ते भी हो। जैसे आप अगर ये सेमिनार अटेंड कर रहे हो छोटा सा,
तो ये एक इंडिकेशन है कि हाँ यार आप विलिंग हो अपने आप को बदलने के लिए। अब यही इनपुट आपको अगले 4 से 6 महीने अलग अलग रिसोर्स, आज अमन आ गया, कल XYZ आ जाएगा, कल कोई किताब, ये बुक्स मैं अपने साथ में रखता हूँ हमेशा। ये आज मैंने आपको नोट्स भी आपके सामने कुछ लगाना चाहूंगा। हर किताब के मैं ऐसे इस प्रकार से कुछ नोट्स बनाता हूँ, सिर्फ आपको लिखने के लिए नहीं बोला जा रहा है। तो जैसे कल हमने एक किताब पढ़ी थी सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस एट वर्क, तो उसकी 6-7 पन्नों के आपके नोट्स बना लिए। ऐसे हर किताब के ना, जैसे हम सब्जेक्ट की किताब के नोट्स बनाया करते थे, उसी प्रकार से आपको अपनी बुक्स के भी नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। क्योंकि बुक आप एक बार पढ़ते हो, 2 दिन बाद आपको सिर्फ उसकी 10% चीजें याद रहती हैं। तो मतलब बुक्स को भी आपको 10 बार पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हम सिलेबस वाली किताबों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सेल्फ ग्रोथ बुक्स की। ठीक है, सबसे पहली है चाणक्य नीति, काफी बढ़िया किताब लगती है मेरे को। ठीक है, ऑल द वुमेन के बारे में काफी नेगेटिव लिखा गया है उसमें, तो पूरी ढंग से फॉलो नहीं करनी है। उन्हें चंद्रगुप्त बनाना था भाई राज्य को जितवाने के लिए। ठीक है, तो इसमें यार सबसे पहले आपको कुछ एफर्मेशन लिखनी पड़ेंगी हर दिन। अब बहुत शुरुआत में बोरिंग लग सकता है, जैसे कि साइड में ये मैं अपने छोटी सी एक किताब रखता हूँ, इसके अंदर कोट्स लिखता हूँ खुद के। बचपन में वो सुना यार 11th-12th क्लास के अंदर टीचर्स या कभी कुछ कोई ऑनलाइन आपने पढ़ा हो कुछ, है ना, कोट्स लिख लो दीवारों के ऊपर, मेरे को 98% लेके आनी, ये चीज लिख लो। ठीक है, और आप हर जगह चिपका देते हो उस चीज को। चिपकाते वक्त तो हम ध्यान रखते हैं, पर उसके बाद पूरे महीने में हम हार्डली ध्यान देते हैं। मेरे को ये भी याद है, मैंने एक बार टेबल पे अपनी कुछ 5-6 चीजें लिख ली थी, पर रियलाइज किया महीने में मैं 1-2 बार ही देखता हूँ, वहीं पड़े रहते पर नजर नहीं जाती। तो उसको बीट करने के लिए मैंने यूं करा कि यार खुद पर्सनल कोट्स लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखने से पहले बहुत दिमाग आपको चलाना पड़ता है कि आपकी वो चीज ओरिजिनल हो। तो एक छोटी सी किताब है, इसके अंदर मैं अपने ऐसे कोट्स लिखता रहता हूँ, क्योंकि व्हेन यू रन आफ्टर मटेरियलिस्टिक थिंग्स दे रन अवे फ्रॉम यू। अब है क्या, ये 5-10 चीजें पढ़ी होंगी, उन्हीं में से डिराइव्ड एक अपनी चीज हो गई। एक और कोट है आपको मैं बताना चाहूंगा, दुनिया के बेस्ट राइटर वो हैं जो कॉपी करते हैं। ठीक है ये एक बहुत, ये पीछे एक और किताब पढ़ी है मेरे यहाँ पे, अच्छा लैपटॉप के नीचे रख दी जिससे कि हाइट बड़ी हो जाए। ये है 1001 कोटेशंस। तो इसके अंदर एक कोटेशन मुझे मिला कि दुनिया के सबसे अच्छे राइटर वो हैं जो कॉपी करें, और सेम चीज हर डायरेक्शन में जाती है जनाब। आज हम ये भी बात कर रहे होंगे कि यार लक क्या होता है, क्रिएटिविटी क्या होता है। काफी सारे आप पेंटर्स देखते हैं और हम बोलते हैं यार ये पेंटर बड़ा क्रिएटिव है, और हम सोचते हैं शायद वो एक कमरे में बैठ के सोचता होगा कि किस प्रकार से मुझे लिखनी है, या फिर शेक्सपियर है या फिर कोई भी बुक का ऑथर है, उसने बैठ के सोचा होगा, क्रिएटिविटी 1-2 महीने लगाया होगा, तब जाके एक अच्छा प्रोडक्ट बनता है। गलत। एक बहुत बड़े यार आर्टिस्ट है, नाम तुम्हारा दिमाग से मेरे निकल रहा है, उन्होंने करीबन 1 साल के अंदर बहुत सारी कुछ पेंटिंग्स बनाई थी, लगभग मेरे हिसाब से कुछ 350 के हिसाब से 4 साल में उन्होंने कुछ 1000 से ऊपर 1200 कुछ पेंटिंग बनाई थी, और बहुत अच्छे अच्छे पीसेस निकले। होता क्या है, आप इतना ज्यादा काम करते हो, आपने 20 पेंटिंग बना दी कि उनमें से 2 तो अपने आप बहुत आउटस्टैंडिंग निकल गई। ये है क्रिएटिविटी। आप इतना ज्यादा एफर्ट मारते रहते हो अफेक्टिवली। 2 टाइप बंदे होते हैं, एक होता है प्रोडक्टिव और अफेक्टिव। दोनों में डिफरेंस ये है कि मान लो मुझे एनसीईआरटी क्लास 12th बोर्ड जो होते हैं, केमिस्ट्री में मेरे को 100 नंबर लाने हैं, तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो, पीवाईक्यू कर लो, आ जाएंगे 100 नंबर। गलत तो नहीं कह रहा मैं, आ जाते हैं 100 नंबर, सिर्फ एनसीईआरटी और पीवाईक्यू कर लो। एक बच्चा होगा जो कि प्रदीप की मोटी वाली किताब निकाल लेगा, ठीक है, और बहुत सारी चीजें कर लेगा। अफेक्टिव व्यक्ति वो है जो पहले सोचे क्या मेरे को करना है और उस पर फिर अपना समय लगाए। प्रोडक्टिव वो है जो कि बस गधे की तरह लगे जा रहे हैं। गधा नहीं बनना है, हार्डवर्क नहीं करना है। सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग कौन है इस पूरी पृथ्वी पे, बताओ कौन सा एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि सबसे ज्यादा कमाता है? लॉयर, सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर्स, क्रिएटिव थिंकर्स। बिजनेस बड़ा अजीब सा लगेगा, क्रिएटिव थिंकर्स। सर जो इफेक्टिव काम करते हैं तो वो ही अपना पैसा जो है वो ज्यादा कमा सकते हैं। चलो चलो ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो अब अच्छा तुम बोल भी सकते थे दूसरी साइड, तो पता ही नहीं था मेरे को। द पॉलिटिशियन। तो क्रिएटिव थिंकर्स प्रोफेशन के अंदर करते हैं। लिख लो इन सारी स्किल्स को। नंबर 1 इज क्रिएटिव थिंकिंग, नंबर 2 इज कम्युनिकेशन स्किल्स। आप चाहे इंजीनियर बन जाओ चाहे डॉक्टर बन जाओ, ठीक है, आप घुस गए अपनी कोडिंग की वजह से, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर 1 बन गए, HD2 बन गए, HD3 बन गए विद प्रमोशन। पर अगर आपको टीम लीड बनना है तो जनाब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आप लोगों को मैनेज कर पाओ। मैनेजर हमेशा बेस्ट आदमी नहीं होता, मैनेजर हमेशा वो व्यक्ति होता है जो लोगों को कंट्रोल कर सके, उन्हें डायरेक्शन दे सके, उन्हें मोटिवेट कर सके एक पर्टिकुलर गोल की तरफ। हम लीडर की बात कर ही रहे हैं, तो यार लीडर वो व्यक्ति नहीं होता, जैसे हमें अपने यहाँ पे हमारे एक छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन हम चलाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी कक्षा, तो काफी सारे टीचर्स हैं, एनिमेटर्स हैं हमारे पास। तो गोल ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरे कमरे के अंदर आ रहा है तो वो एम्पावर्ड फील करे, देन यू आर अ लीडर। अगर तुम्हारे कमरे में आते हुए उन्हें डर लग रहा है
कि यार पता नहीं क्या बोल देगा, पता नहीं क्या चीज, देन यू आर नॉट अ लीडर। वो चीज तो आप कर ही सकते हो, आपने लोगों को हायर कर रखा है, उन्हें डांट तो सकते ही हो, वो तो आसान चीज है। मुश्किल चीज ये है कि आप उनके साथ बैठो और उनकी ये देखो कि यार उनकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। हर आदमी को इंडिविजुअल टाइम दो। कंपनी एक बच्चा होता है और वो आपका बच्चा है। जैसे आप अपने बच्चों को ध्यान दे देते हैं ना, पर पड़ोसी का बच्चा उतना अच्छा नहीं लगता। आप कितनी ही सैलरी बढ़ा दो अगले की, पर वो कोई भी एम्प्लॉय आप जितना मोटिवेटेड नहीं हो सकता आपकी कंपनी की तरफ। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मैंने बहुत अच्छा कोट पढ़ा था कि एम्प्लॉयज आपके लिए काम नहीं करते, बॉस एम्प्लॉय के लिए काम करता है। और एक और अच्छा बहुत कोट है जो आपके साथ बताना चाहूंगा, क्योंकि हम सब कॉलेज में और कभी कभी सोचते हैं दोस्तों के साथ जुड़ के बिजनेस करें। बिजनेस सॉरी अ फ्रेंडशिप बिल्ट ऑन बिजनेस इज फार बेटर देन अ बिजनेस बिल्ट ऑन फ्रेंडशिप। समझ में आया? बिजनेस की वजह से आपकी दोस्ती हो वो होना चाहिए, बजाय कि दोस्ती की वजह से बिजनेस हो रहा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को भी बहुत आगे जाके पता चला, पर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लास की हम तो बेस्ट फ्रेंड हैं, हम करेंगे, वो चीज नहीं होनी चाहिए। धंधा चल रहा है, पैसे कमा रहे हो, इसलिए आप दोस्त बन रहे हो, वो चीज हमें रखनी है। 3 टाइप के लोग होते हैं जनाब इस समाज के अंदर। पहला होता है कूलर। कूलर वो व्यक्ति है जो कि बड़ा चिल टाइप बंदा है, सबके साथ बहुत प्यार से बात कर रहा है, ठीक है, पर उसको जैसे ही कोई टास्क दिया तो उसने पैर चौड़े कर दिए। बोल रहा है 10 मिनट में आ रहा हूँ, पर पहुंच 25 मिनट में रहा है, ठीक है। मतलब उसको कोई टास्क दो तो हो नहीं रहा, किसी को वो नाराज नहीं करना चाहता, वो बंदा है कूलर। फिर एक बंदा होता है क्लोजर। मेजोरिटी हम में से जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो क्लोजर कैटेगरी की तरफ आ रहे होते हैं। जो लास्ट में डंडा पड़ता है तो बहुत बढ़िया भागता है। उसे अगर कोई टास्क दे दो कि ये टास्क करना है, तो वो व्यक्ति वो टास्क कर देगा। उसे पता है 2 दिन है एग्जाम्स के, तो लास्ट के 2 दिन में बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। जितना बताया गया उतना ही पढ़ेगा। सिलेबस में 4 चैप्टर आ रहे हैं तो वो 4 चैप्टर पढ़ेगा, 5वां नहीं देख रहा। वो ये भी देखेगा 4 में कौन कौन से टॉपिक हटा सकते हैं, बस उतना स्पेसिफिक काम करके आएगा। फिर अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है, तो जनाब आप क्लीनर कैटेगरी के अंदर आओ। 3rd कैटेगरी। क्लीनर वो व्यक्ति है जो कि अपने डार्क साइड को एनरिच करता है, जो कि हार्ड डिसीजंस ले सकता है, जो कि अपनी लिमिट सेट नहीं करता, किसी का वेट नहीं करता कि कोई बोलेगा कि तुम्हारा पेपर है तब जाके मैं पढ़ूंगा। वो बंदा पहले से लगा हुआ है, उसे पता है 4 नहीं मैं 6 चीज पढ़ूंगा, 8 चीज पढ़ूंगा, क्योंकि उन 8 से हो सकता है उन 4 में मैं और एम्पावर हो रहा हूँ। वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करेगा, पर साथ में कंस्ट्रेंट भी बना के रखेगा। आउट ऑफ द थिंक वो है ना, थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है, पर वो क्लीशे। आप वो पुराने कंस्ट्रेंट्स भी साथ में मेंटेन रखने होते हैं, जो बना हुआ स्ट्रक्चर है वो भी बना के रखना है। तो ऑलवेज ट्राई टू बी अ क्लीनर। अंदर यार कभी कभी आप किसी के साथ बैठते हो, गट फीलिंग कहती है ना, नहीं इस बंदे के साथ नहीं रहना। वो है आपकी डार्क साइड, जो आपको बोलता है कि हाँ ये स्टेप लेना जरूरी है, ये पार्टनरशिप मेरे को छोड़नी है, ये पार्टनरशिप मेरे को बनानी है, ये ब्लंट चीज मुझे करनी है। हम ये नहीं कह रहे कि किसी के कंधे पे चढ़ के ऊपर खड़े हो, पर जनाब आपको अपनी डार्क साइड एंट्रिंच करनी है। 2 ही लोग हैं, या तो आप हंटर बनोगे और यू विल गेट हंटेड। और है क्या कि यार पिछले 15-20 सालों में हमारे जो पेरेंट्स हैं, जैसे आपके मेरे, हम एज डिफरेंस ज्यादा नहीं है हमारे में, बड़े कंजर्वेटिव रहे हैं। हमारे सबके पेरेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने यार धीरे धीरे 15, किसी ने 15,000, 25,000, 30,000, पापा के पास स्प्लेंडर वैगनार वाले फैमिली हैं हम सारे, मेजोरिटी। तो पिताजी का सिर्फ एक कंसर्न होता है यार कि मैं 10 रुपए कमाता हूँ, मेरा बच्चा 15 कमा ले, अपना पेट पाल ले। तो हमें कभी इतना समाज में निकलने नहीं दिया गया। इनफैक्ट जब मैं अपने घर में भी देखता हूँ, मुझे निकलने दिया, मेरे भाई को तो और ज्यादा प्रोटेक्शन मिली है। वो डीटीसी में नहीं चले इतने, वो ना मेट्रो में चले इतने, वो ना सड़कों पे चले इतने। तो वो बच्चा काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है, और उसे आउटर एनवायरनमेंट का नहीं पता होता। तो उसे अगर माँ बाप ने बता दिया इंजीनियरिंग डॉक्टर 2 ऑप्शन है, तो वो वही करेगा। सीए लॉयर है, वो वही करेगा। उसके आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में डर लग रहा है उसे, और उससे ज्यादा उसके पेरेंट्स को डर लग रहा है। एक किसी व्यक्ति से मैं मिला था, उसने कहा था हमारे दादा परदादा है ना, उनमें बहुत ज्यादा हमसे गट्स थे एज कम्पेयर टू द न्यू जनरेशन। वो लट लेके खड़े हो सकते थे कहीं, हाँ भाई या तो सर फुड़ा लेंगे या फोड़ देंगे। हमारे जो जिन्होंने आजादी दिलाई थी उनमें ज्यादा दम था एज कम्पेयर टू द न्यू जनरेशन। न्यू जनरेशन पे रिसोर्सेज ज्यादा हैं, पर पेरेंट्स ने डरा के रख रखा है, ये कर दोगे तो पता नहीं सड़क पे आ जाओगे कटोरा लेके। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। अगर आपके अंदर यूं है कि मैं रुकूंगा नहीं, हो सकता है मेरे यार डाउनफॉल। कितने मिलियनर्स हैं, कभी गूगल पे सर्च करना, जो बैंकरप्ट हुए हैं और उसके बाद वापस उठे हैं। साथ में ये भी सर्च करना कितने सेल्फ मेड मिलियनर्स होते हैं। लगभग 80% के करीब सेल्फ मेड मिलियनर्स होते हैं। इंडिया में लगभग 70 मिलियनर्स हर दिन बनते हैं, पर हो सकता है उनकी उम्र ज्यादा हो गई हो, तो सेविंग्स की वजह से बन गए हो। आपको वो व्यक्ति बनना है जो 30 साल की उम्र के नीचे मिलियनर बने। मैं 22 साल की उम्र में यार हमने वो मार्का अचीव किया था। और यहाँ पे एक दूसरी चीज आती है, स्टेप नंबर 1, किसी भी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर जाने से पहले आपको एक सपना लेना है बहुत बड़ा। आप यार जिंदा क्यों? मैं चाहता हूँ आप अपने सहारा तो लो मत, और सीधे खड़े बैठ के एक चीज अपने आप को बोलो कि मैं जिंदा क्यों हूं, मैं इस पृथ्वी पे क्यों आया हूं।
बताओ स्वप्ननील सेनगुप्ता, हम किस लिए आए हैं इस पृथ्वी पे? तुम्हारा खुद का एज एन इंडिविजुअल क्या गोल है? मतलब बताओ, मत लिख लो उसको, ठीक है? 40 साल बाद जब तुम अपनी जिंदगी को मुड़ के देखो तो क्या बोलना है अपने बारे में? हाँ, मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, मैं स्कूल में जाता था, मेरे अच्छे नंबर आ जाते थे, फिर मैंने इंजीनियरिंग करी, मैं कॉलेज में गया, 4 साल वहां बीत गए, 1-2 बार दिल टूटा, 1-2 बार प्लेसमेंट मेरे को यहाँ चाहिए थी पर वहां मिली मेरे को, फिर मैंने यार अपना 20 साल बढ़िया अच्छे से जॉब किया, उस दौरान मेरी शादी हुई, 2 बच्चे हुए, 2 बच्चों को बड़ा करके मैंने उन्हें शादी करा दी, एक को बाहर पढ़ने भेज दिया है मैंने, और अब मैं अपना रिटायरमेंट का वेट कर रहा हूँ 55 साल की उम्र में। थोड़ा सा किडनी में दर्द होता है क्योंकि किडनी स्टोन हो गया है मुझे, पेट थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, पर हाँ 60 साल की उम्र के लिए मैंने सेविंग्स कर रखा है, मैंने अपने उस फंड में पैसा डाला है, जिंदगी कट गई है मेरी। घर मैंने एक खरीद लिया है, एक गाड़ी खरीद ली है, बच्चे 2 में से एक बात मानता है, एक थोड़ा शरीफ है। ये कहानी रखनी है क्या? क्योंकि ये तो यार पूरी दुनिया की है, किसी को फर्क नहीं पड़ा कि आप आए थे चले गए। गीता के अंदर यार 4 टाइप के बंदे लिखे हैं। पहला वो जो अपना पेट पालता है, जो कि जानवर भी करता है, कुत्ता, हाथी, हर आदमी, हर जानवर अपना पेट पालता है। दूसरा होता है जो अपने परिवार का पालता है, आप, आपके फैमिली मेंबर्स। तीसरा है जो अपना और अपने छोटे से समाज का, गांव, उस तरह का आपने पेट पाला। और चौथा होता है जिसके लिए सारा समाज बराबर है। जब आप 40 साल बाद मुड़ के देखो तो यूं लगना चाहिए कि हाँ यार 10,000, 20,000, लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़ लोगों की लाइफ में मैंने कुछ वैल्यू एडिशन किया। कोई भी एक ऐसा डोमेन होना चाहिए जिसके अंदर कुछ लोग हैं जिन्हें एक सर्टेन पेन है। जैसे कि मैं एक व्यक्ति हूं जिसे रात को खाना खाना पसंद था कॉलेज के अंदर, और मैं देखता था यार हॉस्टल में तो बंद हो गई। फिर कुछ लोग आए जोमैटो, स्विगी के रूप में, और उन्होंने रात को भी खाना ऑर्डर करना संभव कराया। तो एक डोमेन का उन्होंने पेन दूर करा। काफी लोगों को यार ये होता था कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारी जस्ट जस्ट जॉब लगी है, पर मैं अपने घर से ऑफिस कैसे जाऊं, रात को मुझे डर लगता है। तो फिर कुछ लोग आए ओला और उबर के फॉर्मेट में, और उन्होंने एक कैब सर्विस प्रोवाइड करनी स्टार्ट करी। कुछ लोगों का था कि यार हमें रहने की जगह नहीं मिलती, तो ओयो आया। होटल वाले पहले से थे, रहने वाले लोग पहले से थे, बीच में ये बिचौले बन के आ गए। तो बिचौले टेक एप्स सबसे ज्यादा आज के दिन जनाब कमा रहे हैं। अगर आप अनअकैडमी देखो, पढ़ाने वाले लोग पहले से थे, पढ़ने वाले लोग पहले से थे, वो बीच में आए, मीडिएटर बने, एक मार्केट प्लेस उन्हें लाके दे दिया। तो ये लोग हैं जो कि पेन को दूर कर रहे हैं। तो आप ऐसे किस पेन को दूर कर रहे हो? जरूरी नहीं यार आपको स्टार्टअप नहीं खोलना, नहीं है तो पैसे कमाते हैं, मैं तो पैसे कमाने वाले लोग गंदे होते हैं, नहीं, पैसे लगाने वाले लोग ही राइट चीज कर रहे हैं। हम शायद, होता क्या है कि हम मेजोरिटी के साथ रह रहे हैं, मेजोरिटी है मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो वो बोलते हैं अरे यार सिर्फ 2-3 लोग हैं अमीर, ये तो बहुत गंदे लोग हैं, क्योंकि यूजुअली बॉसेस को सब लोग गंदे ही बोलते हैं। पर जनाब उन्होंने शायद अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा किया था कि वो चीज लीड कर पा रहे हैं। आप उस चीज को सीखें। पैसा कभी भी गलत नहीं होता। अगर आप एक खुद जलते हुए दिए हो दिवाली के अंदर, तभी आप दूसरे दियों को जला पाते हो। आपके पास पैसा है तो आप 10 लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करते हो, की फॉर्म में हो, चाहे आपका एक विजन हो जिसे आप फ्यूल कर सकते हो मनी के रूप में। मनी अपने आप में यार एक टूल होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, समझ रहे हो? हाँ, लोग कुछ बोल देते हैं मनी से हैप्पीनेस नहीं आ सकती, पर काफी चीजें आ जाती हैं उससे। क्योंकि आप ये देखोगे ना, जब अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जांपल ले लेते हैं, क्यों लें उसका एग्जांपल? वो डेवलप्ड नेशन है, हम डेवलपिंग है, उसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो उधर 52% डाइवोर्स होते हैं यार, पता है आपको? मैं तो ये सोच रहा था 52 का हो गया, जो बच भी गए 48 वो भी लड़ रहे होंगे, बस किया नहीं होगा उन्होंने डाइवोर्स। तो मतलब शायद 10-15% ही लोग हैं जो कि सुकून की लाइफ जी रहे हैं। और उसमें भी देखा गया कि वो 52% डाइवोर्स क्यों? मनी रिलेटेड इशू। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, आप यार थोड़ा बहुत पैसा कमाते हो तो शायद कुछ लड़ाइयां आपकी कम होती हो। अगर आप लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के बंदे हो तो आपने जनाब ये चीज जरूर देखी होगी कि पर्सनल ट्यूशन के वक्त मम्मी कितने टेंशन में होती थी कि बजट अब दोबारा अलाइन करना पड़ेगा घर का, राइट? मेरे को अभी भी याद है, मैं 12th क्लास में था, थोड़ा शायद स्टूपिड लगे या काफी बच्चे रिलेट भी कर पाए, जेई के लिए यार काफी पर्सनल ट्यूशन लगाने पड़ते थे। तो मैं सो रहा था एक दिन और मम्मी पता नहीं किससे बात कर रही थी, याद नहीं, मम्मी ने बोला ओहो इसके पर्सनल ट्यूशन हो गए, अब खाने में हमें ऐसी चटनी कम करनी पड़ी। मैं चटनी चटनी मतलब ट्यूशन और चटनी का क्या रिलेशन है मतलब यार? पर मतलब आप उस दिन रियलाइज होता है कि हाँ यार घर वालों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है और आपको उन चीजों को सीरियसली लेना है, ठीक है? तो सब लोग यार भेड़ चाल में चल रहे हैं। भेड़ चाल पता है किसे कहते हैं? अगर भेड़ चाल है ना, उसमें 500 भेड़े हैं, पहली अगर कुएं में कूद गई तो बची हुई 499 भी कुएं में कूदेंगी। वो ये नहीं देखती कुआं है, वो देखेंगे अगली कूदी है तो मैं भी कूदी जाती हूँ। वो नहीं बनना है। देख 9th क्लास में एक पोएम है यार, अगर आपने सुनी हो, द रोड नॉट टेकन, ठीक है? कि 2 रास्ते थे, एक अंधेरे वाला था, एक लाइट वाला था। अंधेरे वाले रास्ते में जाओ जनाब, यूपीएससी है, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, सरकारी बहुत अच्छी चीज है,
मैं बस ये कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे सरकारी इंडिविजुअल्स हैं जिनका शायद सिलेक्शन नहीं हुआ और उनसे कम मेहनत में कुछ लोग ऐसे डोमेन के अंदर गए जहां पे सिर्फ 10 लाख नहीं, सिर्फ कुछ 400-500 लोग भी नहीं भाग रहे थे, 200 लोग भी नहीं भाग रहे थे, और जनाब वो जीत गए और बहुत अच्छी लीड से जीत गए। ये समझ पा रहे हैं हम जनाब? यूपीएससी के नेशनल हॉबी बोलता हूं मैं, हर तीसरे बच्चे का सपना होता है, नहीं तो पेरेंट्स का तो पक्का होता है। वहां पे सबसे स्मार्ट इंजीनियर, डॉक्टर, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, जिनका एक बार सिलेक्शन हो गया वो भी दोबारा आईएएस के लिए बैठ रहे हैं। वहां उस रेस में भागो, कोई गलती नहीं है, सिलेक्शन भी हो सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मैंने कल ही एक आईएएस के साथ इंटरव्यू डाला है, तो डेफिनेटली हो सकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ उससे बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ मेहनत में अगर आपके अंदर दम है, गुदा है थोड़ा बहुत रिस्क लेने का, तो जनाब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आपने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया, हो गई एक लेवल की मेहनत जो आपने स्कूल में या जहां पे भी करी, अब आप सारे लोग बराबर आ गए हो। अब इस झुंड में से अगर आपको ऊपर उठना है, दोबारा अपनी क्लास के 1% में आना है, तो वो काम करना पड़ेगा जो पूरी क्लास नहीं कर रही, और वो यूनिक होगा जनाब। तो जो क्लीनर होता है ना, उसको हमेशा वो सॉलिट्यूड में जी रहा होता है, क्योंकि अकेला होता है वो, कोई उस जैसा व्यक्ति नहीं होता। और जनाब नंगे होके जब भागोगे ना, तब आपको कोई रोक नहीं रहा होता। जब आप अपना पूरा बैग जो है वो फेंक देते हो पीछे, जो आपने 10-15 साल से बिलीव बनाया है। पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, मैं प्रैक्टिकल बातें ही करूंगा, पर पेरेंट्स को झूठ बोलना आसान है। मैं तो झूठ बोल बोल के ही करे हैं सारे काम, ठीक है। मतलब इस लेवल के झूठ बोले, मैं बोलता था मेरे इंजीनियरिंग में 6 पेपर हैं, होते 5 थे, तो 5 के बाद में 3 दिन का समय होता था जब पेरेंट्स को लगता था मैं पढ़ रहा हूँ एग्जाम के लिए। और वो मैंने हॉस्टल था, हॉस्टल से झूठ बोल के कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, एक अलग रूम ले लिया था, उस रूम को मैंने स्टूडियो में कन्वर्ट किया। उस स्टूडियो कन्वर्ट करने से मेरे पास और आइडिया आया कि हम और लोगों के लिए स्टूडियो बना सकते। जा जाके मैंने लोगों को पिच किया कि यार मेरे पास है ना कुछ चैनल है, 3rd-4th ईयर में मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि पैसे से कमा लगा सकूं, एज अ स्टूडेंट ज्यादा पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मैं सोचा 600-700-1000 रुपए का कोर्स निकाला जाए। मैं टीचरों के पास जाता था कि आप अच्छे टीचर हो, मेरे पास बच्चे हैं, क्यों ना 1000 रुपए का एक कोर्स बनाया जाए। तो हम कहते थे चलो पहले स्टूडियो बनाते हैं। स्टूडियो बनाने में मेरे को रेवेन्यू मिलना स्टार्ट हुआ। ऑल्दो ये होता था कि हर टीचर मुझे डिच कर देता था ये सोच के कि 20 साल का बच्चा है, ये जो मार्केटिंग करेगा उतना तो हम पैसे ही फूक देंगे। बीइंग कोचिंग चलाते थे ना यार, उनके पास बहुत पैसा होता था, 80-80 हजार, लाख-लाख रुपए आप जब हजार बच्चों से लेते हो तो वो एक बड़ा अमाउंट आता है, ठीक है। तो पर मेरा अच्छा फायदा ये हुआ कि जब भी मैं स्टूडियो बनाता था, बड़े बड़े 300-350 बच्चे उसमें बैठते थे, मेरा 80,000 लाख रुपए निकल जाता था। किसी स्कूल के अंदर अगर 14 क्लासरूम्स हैं तो मेरा रेवेन्यू आ गया वहां से, और मुझे वो इनिशियल वहां से फंड मिला। तो ऑलवेज ग्रैब ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी। मैं दिल्ली के अंदर और बीकानेर से मुझे कॉल आया था कि यार आप स्टूडियो बना सकते हो, वो टीचर के रेफरेंस से ही। मिड सेम एंड सेमेस्टर कुछ ना कुछ तो पक्का चल रहे होंगे उस टाइम में, और आप वहां पे सोचते हो कि घर वालों को कुछ कुछ करके आपको बीकानेर की ट्रेन पकड़ के वहां जाना है एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसे आप ज्यादा जानते नहीं हो, 1-2 बार फोन पे बात करिए और आप पूरा चीज उसके साथ डिस्कस करके आते हो। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको उठानी पड़ेंगी। यूनिक रास्ते हैं पर जनाब बड़ा मजा आता है। आप दिन में 24 घंटे होते हैं, हर दिन को अगर हम पकड़ के बैठे, ठीक है, साथ में लिख रहे हो या नहीं भूल जाओगे, वरना कुछ कुछ चीजें लिखते रहना। 8 घंटे, चलो मैं मान रहा हूँ आप सो, वैसे 8 घंटे की नींद नहीं होती, ठीक है। एज अ स्टूडेंट आप 6 से 8 घंटे सो, और आप चाहो तो उसे और कम कर सकते हो, ठीक है। और मान लो आप 6-7 घंटे भी सो रहे हो, उसके बाद आप एज अ इंडियन बंदा ऑफिस में 10 से 12 घंटे देता है। किसी भी कॉर्पोरेट में चले जाना, 10 से 12 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे। सरकारी में भी समोसा नहीं मिलता, काफी डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे अगर आप पुलिस या किसी और डिपार्टमेंट में आ गए, ट्रैफिक में आ गए, तो हो सकता है आप 3-3, 4-4 दिन घर ही नहीं जा पा रहे हो अपने। तो आप जिस काम को 10 से 12 घंटे कर रहे हो जनाब, वो उसमें आपकी कॉल तो होनी चाहिए, जिंदगी भर निकालना है उसे। दो डिसीजन है जनाब जो आपको अपने लिए खुद करने हैं। कोई और करेगा तो हो सकता है आप पछता रहे हो बाद में। पहला है करियर और दूसरा है रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप की बात हो रही है, ठीक है। अगर ये 2 डिसीजन आपने खुद नहीं लिए लाइफ में, क्योंकि इन्हीं के साथ आपको सबसे ज्यादा समय बिताना है। और आज के दिन क्या है यार, आपके पेरेंट्स के टाइम हो जाता था अरेंज मैरिज इज गुड, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कुछ बैड है इसमें या लव मैरिज करो, नहीं, पर उस टाइम एक आदमी कमाता था, दूसरा आदमी घर चलाता था मेजोरिटी केसेस में। तो ना चाहते हुए भी द सेकंड पर्सन वाज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट पर्सन। उस चीज का पता है कहीं। आज के दिन दोनों व्यक्ति कमा रहे हैं, तो जब पैसा कमाया है, ठीक है, दूसरे जेंडर ने भी यार 18-20 साल लगा के मेहनत करके एक जॉब क्रैक करी है, तो उसका मेन कंसर्न सर्वाइवल नहीं है, उसका मेन कंसर्न है कि यार हाँ मैं खुश हूं या नहीं। तो ऐसे में आपको देखना पड़ता है कि पर्सन ए एंड पर्सन बी के अंदर कंपैटिबिलिटी है क्या। और कंपैटिबिलिटी सिर्फ फाइनेंशियल लेवल पे नहीं होती, जो हमारे घर वाले कहते हैं कि ओके बच्चा कितना कमाता है और घर वाले कितने कमाते हैं। 2 क्राइटेरिया देखे जाते हैं हमारे यहाँ, बच्चा कितना कमाता है और घर वालों में कितना दम है, और उसके बाद बैलेंस करके कुछ उनकी बैलेंस शीट होती है, एक रिश्ते को फाइनलाइज किया जाता है। और जनाब
आपने और कितने, विजन आपका क्या है। हो सकता है कि आपका हो कि यार आज मैं 10 रुपए का आदमी हूं, अगले 10 साल में मेरे को 1000 रुपए का आदमी बनना है, पर आपके पार्टनर का विजन है मैंने तो एग्जाम क्रैक कर लिया, बस आप चिल मार रहे हैं, तो वो आदमी आपको कभी भी मोटिवेट नहीं कर रहा होगा अगले 10 साल में। आप मेहनत कर रहे होगे और आप देखोगे यार ये आदमी तो पड़ा रहता है, तो वहां पे कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं। तो ऐसे में यार आपको आज के दिन वो चीज पे भी इन्वेस्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो मतलब अगर 30 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में आपको शादी करना है, मेरे को ऐसा इचेज है यार, कुछ रिसर्च हो रखे हैं, देयर इज अ 6-7 मंथ एज, 3 ईयर एज एंड 7 ईयर एज। मतलब 3 साल बाद एक लड़ाई होती है, 6 महीने बाद एक लड़ाई होती है, और एक 7 महीने, अगर आपने उनको सर्वाइव कर लिया, अब 7 साल तो अपने आप में एक छोटी शादी है, तो उतना तो मत सस्टेन करो, पर एटलीस्ट 6-8 महीने तो आप अगले बंदे को जाने, ठीक है। और ये चीज यार, मैं भी उसी घर से हूँ जहाँ पे इंडियन पेरेंट्स रहते हैं, ठीक है। हमारी भी बेल्टों से पटाई हुई है, चिमटों से पिटाई हुई है, चप्पल फेंक फेंक के मारी गई है, बेलन मारा गया है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 3-4 साल जो कॉलेज के हैं, 12वीं तक पेरेंट्स थोड़े ऐसे होते हैं, ठीक है, पर जैसे जैसे बच्चा कॉलेज में आता है ना, थोड़े वो लीनियंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। 3-4 साल लगा के छोटा छोटा डोज देके उन्हें अपने कंफर्ट लेवल पे लाओ। अब पेरेंट्स को भी पता है मारना नहीं है, दोस्त बनने में ज्यादा फायदा है। उन्हें दिखाओ वो चीज कि यार आपका दोस्त बन के आप ज्यादा चीजें उनके साथ शेयर कर रहे हो, और उन्हें उसी में खुशी मिलती है। अरे यार इसने मेरे को ये बताया था, पहले तो पता ही नहीं था, ठीक है। उसमें ये नहीं कि सारी चीजें बता दो तुम्हारा घर से निकलना बंद हो जाए, थोड़ी छुपा के भी रखनी है, पर उन्हें लगे कि हाँ यार दोस्त बनने में ज्यादा बेनिफिट है। और 3-4 साल में आप उन्हें अपने एक लेवल पे आज के दिन मेरे पापा को मेरे बारे में ज्यादा पता है एज कम्पेयर टू माई छोटा भाई। छोटा भाई इतना छोटा भी नहीं है, वो 12th क्लास में 17 साल का है, पर मेरे पापा को ज्यादा पता है मेरे बारे में, मेरी मम्मी को ज्यादा पता है। और उससे बेनिफिट क्या होता है यार, काफी लोग आप देखोगे लाइफ में ना, कभी कभी नीचे भी हिट करोगे आप, हमेशा ऊपर नहीं उठते जाते। और जब आदमी नीचे हिट करता है, चाहे वो करियर की वजह से हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से हो, आपके बैक में कौन आदमी है वो बहुत मैटर करते हैं। आपको यूं ना लगे कि लोनली है। मेरे पास काफी बच्चों की मतलब, भैया मेरे को तो बहुत उदास लग रहा है, मेरा ब्रेकअप हो गया, तो जनाब घर वालों से बात कर लो। फिर घर वाले तो समझते नहीं, तो तुमने वो रिलेशन ही बिल्ड नहीं किया अपने पेरेंट्स के साथ। तो इसमें सिर्फ पेरेंट्स का भी मिस्टेक है थोड़ा बहुत, पर आपका भी है थोड़ा, दोनों तरफ से होता है ना घुलना मिलना। तो वहां आपके वो सपोर्ट में रहते हैं, तो फिर काफी नई नई चीजें निकाल, एकदम से दूसरे रिलेशनशिप में जाना चाहेगा अपनी मन की संतुष्टि के लिए, पर वो जनाब ऑलरेडी खुद से प्यार नहीं करता, तो मतलब समझ रहे हो, मतलब ये हैवी चीजें हैं जो बॉलीवुड में आप हम नॉलेज ग्रैब कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो यार कोर्सेज होने चाहिए प्रॉपर कॉलेज में, रिलेशनशिप कोर्स, ठीक है, एक सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट जिसके ग्रेड मिलते हैं, इसके बिना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। करियर रिलेटेड, जहां पे आपको बैठ के आप अपने 40 साल का सिर्फ प्लानिंग कर रहे हो। सोचो कि यार आपको मनाली घूमने जाना है, तो आप घर से पहले डिसाइड, मनाली जाना है, अच्छा मेट्रो से, सॉरी ट्रेन से जाऊं, गाड़ी करके जाऊं, ठीक है, बाइक पे जाऊं, किस प्रकार से जाऊं। अभी पता ही नहीं हमें कि हमें 40 साल बाद क्या करना है जिंदगी से। मेरे को, मैं यूं नहीं कह रहा कि आप स्पेसिफिकली लिख दो कि मैं उस पर्टिकुलर चीज से ये चीज कर रहा हूँ ना, वो चीज होती ही नहीं, पर एक विजन इतने लोगों तक रीच करना है, या ये एजुकेशन की इंडस्ट्री में कुछ करना है आपका, हो सकता है मेरे को ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में कुछ करना है, किसी भी तरीके से। स्टीव जॉब ने एक कॉन्सेप्ट बताया था, कनेक्टिंग द डॉट्स, पर गोल अचीव कर लेते हो जनाब, ठीक है। तो एक जगह लिखो, मैंने अभी रिसेंटली काफी बच्चों के जेई खराब हुए थे, तो मेरी टीम, अपनी टीम में भी काफी बड़े बड़े भाई, जैसे मान लो कोई गूगल में काम कर रहा है, कोई माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, पर उनके छोटे भाई का पेपर खराब हो गया मान लो, तो वो बोल रहे हैं थोड़ी देर बात कर लो। तो उनसे बात करते वक्त मैं पहले ये लिखवाता हूँ कि यार 25 चीजें लिखो जो जिंदगी में करनी है। तो वो लिखना स्टार्ट हुआ, लिखे उसमें, मैंने कहा 15 मिनट में वेट करूंगा। बच्चों ने ये एक्सरसाइज ही नहीं कर रखी है। सोचो आप एक जंगल में जा रहे हो, आपको हिरन का शिकार करना है, पर आपकी आंखें बंद हैं, तो आप बेसिकली बस ऐसे 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 मार रहे हो। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप उस गोल को मार पाओगे। आपको स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा, ये रिसर्च हो रखी है। आप सिर्फ ये मत लिखो कि मेरे को 25 चीजों में कुछ भी हो सकता है, मेरे को एक बड़ी गाड़ी लेनी है, नहीं। आप लिखो उसके अंदर कि भाई मेरे को मर्सिडीज की जी वैगन लेनी है, ठीक है, या भाई देसी लोग हो तो भाई फॉर्च्यूनर लूंगा 4x4, 2x4 नहीं, स्पेसिफिक लिखो उस चीज को। बाइक खरीदनी है तो कौन सी खरीदनी है, मेरे को डुकाटी खरीदनी है, BMW खरीदनी है, या इनफील्ड खरीदनी है, जैसा आपका विजन है। एक सपना लो और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने अपना कमर्शियल कुछ ऐसा सोचा है फाइनेंशियली कि यार मेरे को लाइफ में 20 करोड़ कमाने हैं, तो उसको 10 से करके 200 करोड़ कमाने हैं, अब उसकी तरफ भागना स्टार्ट करो। और फिर देखो कि क्या आप जो करंटली काम कर रहे हो उससे बिल्कुल आसपास भी पहुंच पाते हो। यार एक छोटी सी बात है, मुझे नहीं पता आपके यार कॉलेज का एवरेज पैकेज क्या है, पर मैं रिसेंटली एक और बच्चा रिक्रूट कर रहा था, वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करता था, और कॉलेज में अभी जॉब लगने में 3-4 महीने टाइम था, तो मैंने कहा 2 महीने यार हमारे यहाँ जाओ, बच्चों को पढ़ा दो इंटर्नशिप में। मैंने कहा कितना पैकेज है, बोला 40 लाख का पैकेज है। तो मैंने कहा ओके, माइक्रोसॉफ्ट है तो लगभग 13 लाख इन हैंड कैश देते हैं, 40 को सीधा 12 से डिवाइड मत कर लेना, उतना कैश नहीं मिलता है।
13 लाख मिलता है, उसमें से 2.5 कुछ ज्वाइनिंग बोनस था, ऐसे कर करके स्टॉक्स वगैरह वो 4 साल में बड़े होते थे। बेसिकली आपका 20 से 21 लाख मिलता है आपको पर ईयर। मैंने कहा इस 20 लाख में से 5 लाख आपका रेंट, किराया, खाना पीना सब कुछ, 15 लाख की आपने सेविंग कर ली। उसने, मैंने कहा यार तुम्हें 40 साल में क्या करना है, छोड़ 5 साल की। मैंने कहा मेरे को गायों को बचाना है। मैंने कहा ठीक है, तो वो तो अभी भी बचा सकते हो। नहीं, बोला 15 साल बाद मेरे पास सेविंग्स हो जाएंगी तब मैं बचाऊंगा। मैंने कहा 15 साल वेट करोगे? बोला हाँ। मैंने कहा देखते हैं कितनी सेविंग्स हो जाएगी। मैंने कहा 15 लाख एक साल का बचाओगे, इन्फ्लेशन को अगर मैं इग्नोर कर दूं एक सेकंड के लिए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 10 साल का वो 1.5 CR कमाएगा और 15 साल का लगभग वो 2.25 कमाएगा। पर मैंने राउंड ऑफ करते हुए उस 2.25 को भी मैंने कहा ले मान ले तू 5 करोड़ सेव कर लिया आपने। तो वो स्मार्ट बच्चा था, उसने कहा भैया 5 करोड़ नहीं, मैं ना स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा और 14-15%। मैंने कहा ठीक है, CAGR होता है, तो अगर आप 1 रुपया डालते हो तो 10 साल में वो 4 गुना हो जाता है। तो मैंने कहा चल ठीक है यार, तेरा 2.25 करोड़ है, मान लेते हैं कि तूने सारा पैसा स्टॉक्स में लगा दिया, ठीक है, और 8 करोड़ के करीबन आपके पास रुपए हो गए। क्या 8 करोड़ इनफ है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए? भैया व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में बैठ के रिटायर हो जाओ, सोफे पे ऊपर बैठ के नेटफ्लिक्स देखो। इसका मतलब ये है कि अब जब आप घर से निकल रहे हो, छत छोड़ रहे हो, तो आप पैसा कमाने के लिए नहीं निकल रहे। आप कमाओ पैसा, पर आपका वो टॉप प्रायोरिटी कंसर्न नहीं है। अब आप किसी पर्पस के लिए निकल रहे हो, आप गायों को बचाओ, ठीक है, मतलब पर हो सकता है आप दूध वगैरह बेच के कुछ रेवेन्यू कर रहे हो, वो कमाओ, मतलब पैसे आप 1 रुपया कमाते थे, आप 25 रुपए कमाओ। पर अब आपका वो कंसर्न नहीं है कि यार शाम को पैसे कमा के नहीं आया तो यार बच्चों को फीस कैसे दूंगा, मेडिकल इमरजेंसी, वो इंश्योरेंस वगैरह वो कैसी जाएंगी। मैंने कहा 8 करोड़ में आप इंश्योर नहीं होते हो। कैसे नहीं होते बताऊं? मैंने एक वीडियो बनाया था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिसमें 3.6 करोड़ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाती है। पर जनाब वो है कि आपको जिंदगी भर लगभग एक माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉय की सैलरी मिलती रहेगी। अगर 3 पॉइंट्स मैंने वीडियो बना के ज्यादा उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। पर अगर आपको असली में ऐसा एक कुआं खोदना है जिसके ऊपर आप बैठ सको और फिर कोई भी काम कर सको, तो 8 CR में अगर आप देखोगे आज के दिन 2 से 3 CR का तो घर आ जाता है। गलती से अगर आपके 2 बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का खर्चा आज के दिन 1 करोड़ है। उनमें से एक बच्चे ने बोल दिया भैया मैं तो बैचलर्स बाहर से करूंगा, मेरे को यूनाइटेड स्टेट से करना है, तो 1 करोड़ का खर्चा उसका ले लो। फिर उनकी शादी वादी कराने लग गए, ठीक है, तो बस बस ठीक है, वहां पे हमारे खर्चे हो गए। गलती से अब यार इतने बड़े आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, एक गाड़ी भी लेना चाहोगे, ठीक है, अब हो सकता है 40-50 लाख की आपने ले ली या 25-25 लाख की 2 गाड़ी ले ली पूरे लाइफ टाइम में। आप करके देखोगे तो 8 करोड़ तो खत्म हो गए। तो जनाब मतलब आप 30-35 साल की उम्र में रिटायर नहीं कर सकते, आप 65 साल की उम्र तक ही काम करते रहोगे। तो मैंने कहा गाय बचाने का तो समय मिला ही नहीं, तुम तो बैठ के कोड कर रहे हो। तो बोला क्या करूं? मैंने कहा ओके, रिसर्च पेपर्स निकालते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट में एक न्यूज़पेपर ने रिसर्च निकाली कि अगर आपके पास $10 मिलियन हैं तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो। $10 मिलियन कितना होता है? 70 करोड़। भाई साहब, भैया 70 करोड़ रुपए 35 साल की उम्र में, दिमाग दिमाग कहाँ, ठीक है। मैंने कहा इंडिया में 70 नहीं, आपका 5 मिलियन में भी काम चल जाएगा। 35 करोड़ रुपए अगर आप रखो, और इसमें अब आप 2-3 करोड़ नहीं, 3-4 करोड़ का घर लो, 2 बच्चे नहीं 5 बच्चे करो, ऑल दो करने नहीं है यार, ठीक है। सारे खर्चे निकालने के बाद भी आपके पास यार एटलीस्ट 20 to 25 CR बचता है। और अब उस अमाउंट से आप यार 5 गाय नहीं, आप 5,000 गाय बचा सकते हो। आप एक मोशन क्रिएट कर सकते हो जहां पे और लोग भी आके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे प्रमोशन लगा सकते हो, सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक SEOs भी लगा सकते हो, बूस्ट कर सकते हो चीजों को, ठीक है। तो ये है एक इम्पैक्ट लाना। अब आपने खुद का लाइफ लॉन्ग सेव भी कर लिया, आप गाय भी बचा रहे हो, ठीक है, और अब वो एक मास मूवमेंट है। अब प्रश्न आता है 35 CR कहां से लेके आए? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। मैंने कहा ओके, देखते हैं बाकी बड़े लोग क्या कर रहे हैं। एक तो यार है ना, सराउंडिंग में देख लिया करो, लोगों ने ऑलरेडी है ना मिस्टेक कर रखी है। चाणक्य ने एक चीज कही है, अगर हम अपनी जिंदगी की ही सारी गलतियों से सीखना शुरू कर देंगे तो एक जिंदगी कम पड़ जाएगी। तो इसलिए हमें बाकियों की गलती से सीखना जरूरी है। पहले देखो यार, 25 साल से कम उम्र में कौन से ऐसे लोग हैं जो मिलियनेयर बने पड़े हैं, और क्या उन चीजों में उन लोगों में कॉमन है। आप देखोगे या तो उनके पास कोई ऐप थी, या उनके पास कोई वेबसाइट थी, या उनके पास वो बहुत स्ट्रॉन्ग मीडिया के ऊपर समहाउ वो इंटरनेट से कनेक्टेड थे। फिर मैंने कहा ओके यार, मैंने उसको ऐसे बोल दिया तुम गाय बचा रहे हो तो काऊ बचाओ लिख लेते हैं। तो काऊ बचाओ इज अ स्टार्टअप मान लेते हैं, ठीक है। पर इन्वेस्टर है ना, गायों में पैसा नहीं डालेगा, क्योंकि इन्वेस्टर ऐसा नहीं कि गाय बचाना गंदा काम है। इसलिए आप हमेशा देखो, जितने भी एप्स हैं बिचौले वाले मैंने नाम लिए, जोमैटो हो गया, ठीक है, स्विगी हो गया, अनअकैडमी हो गया, और आपका ओयो, उबर, जितने हैं, ये सारे वो हैं जहां पे आप 1000 से 10 लाख डाउनलोड्स तक एकदम से पहुंच सकते हो। एक बार आपने प्रोडक्ट बनाया, अब आप उसमें ठीक है एडवांस करते रहोगे, अपडेट्स लाते रहोगे,
पर 1000 लोगों से 10 लाख पहुंचने की जर्नी में सिर्फ मार्केटिंग चाहिए, एक शाहरुख खान, एक सलमान खान, कुछ ऐड, और हाँ आपके डाउनलोड्स बढ़ सकते हैं वहां पे। पर गायों के केस में 5 गायों से 10,000 गायों में आपको हर एक के लिए इंडिविजुअल उतना ही इन्वेस्टमेंट मारना ज्यादा पड़ेगा, समझ रहे हो? तो टेक वालों को इसलिए जल्दी इन्वेस्टमेंट मिलती है। तो मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, जो काऊ बचाऊ है उसको हम स्टार्टअप 2 दे देते हैं नाम, और इससे पहले क्यों ना हम एक ऐसा काम करें यार जिससे कि हमें शायद कुछ वैसी एग्जिट मिल जाए जिसमें से हम 30-35 करोड़ कमा पाए। चाहे आप अपने स्टार्टअप को बेच दो या उसके कुछ शेयर बेच दो, आपकी इच्छा है, हो सकता है आपका मन बदल जाए कल को। पर अगर आप 7 से 8 साल स्टार्टअप 1 में लगाते हो जनाब, तो वो चीज क्लिक होते ही आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अभी किसी एक फाउंडर ने 700 करोड़ का सेकेंडरी एग्जिट मारा है। सेकेंडरी एग्जिट क्या होता है? मान लो मेरे पास पूरी कंपनी की 100% शेयर है और आप एज ए इन्वेस्टर आए कि लो भाई 100 करोड़ डाले। अब 100 करोड़ नहीं मिलते, पहली बात, आप 5-6 महीने तो खुद का ही पैसा इस्तेमाल करते हो, उसके बाद आपको 50 लाख से 1 करोड़ के बीच का कुछ मिलेगा, उसके बाद आपकी फिर जब आपकी 6th और 7th फंडिंग राउंड होगा तब आप उस अमाउंट में जा रहे होते हो। तो जनाब वहां पर मान लो आपने 20% अपना डाइल्यूट किया, तो कंपनी अपने आप में एक लिविंग एंटिटी है, आप अपने आप में एक एंटिटी हो, आप एक जिंदा आदमी हो और कंपनी का अलग जिंदा आदमी है। तो आप बोलते हो यार 15% तो मैंने कंपनी के में अकाउंट में डालो और 5% मेरी जेब में डाल दो, चीज समझ में आई? तो बेसिकली 75 करोड़ गया कंपनी को ग्रो करने में और 25 करोड़ गया आपके बैंक वॉलेट में। तो वहां पे आप पैसा कमा रहे होते हो। फाउंडर्स अपनी सैलरी से पैसा नहीं कमाते जो इन्वेस्टर से कमाते हैं। काफी बार ऐसे फाउंडर देखे होंगे आपकी एम्प्लॉयज की सैलरी फाउंडर से ज्यादा है, पर फाउंडर जो है वो अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर सकता है और अपने बैंक अकाउंट में पैसे ले सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट। अब आप बोलोगे भैया स्टार्टअप तो बहुत कम क्लिक होते हैं। अच्छा, रेलवेज में कितने करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं, यूपीएससी में कितने लोग फॉर्म भरते हैं, उससे तो बहुत कम कंपटीशन है, फ्रैक्शन भी नहीं है। मुझे बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने भाई ऐसा सोचा होगा कि इस पर्टिकुलर डोमेन में हमें स्टार्टअप, आप हद से हद मारोगे 100-200 लोगों से ज्यादा आपको नहीं मिलते हैं। आप नाम ही 2-4 का बता पाते हो। क्या है कि उस डोमेन की तरफ जाते ही नहीं लोग, सब डरे हुए हैं। किसी से पूछो बेटा क्या कर रहे हो, मतलब आपका तो चलो कॉलेज डिफाइंड है, प्राइवेट नहीं तो गवर्नमेंट का मेरे को प्रिपेयर कर, और ऐसी बढ़िया गर्दन हिलाएगा, मोटिवेट। ठीक है, पर आप यार जाओ कभी करोल बाग, मुखर्जी नगर। मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे 11 भाई हैं, सारे के सारे सरकारी में, मेरे पापा दादा सब सरकारी में, तो मैं ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल भी अंडरमाइन करना ही, पर मैंने देखा है मेरे भाइयों को मेहनत करते हुए। एक रूम के अंदर 3-3 होते हैं, 2-2 3-3 साल के लिए लगे रहते हैं, भूल जाते हैं कि उन्होंने कब से सेम बनियान पहन रखी है, ठीक है, और कब आखिरी बार मूवी देखने गए थे। बार एक कोचिंग आप अटेंड कर रहे होते हो, पूरे टाइम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो, साइकिल में फंसे रहते हो। काफी बार तो यार अब ऐसा हो गया, अगर आपने एसएससी का न्यूज में देखा ही है, मतलब 2018 का रिजल्ट अब तक नहीं आया, बच्चे 200 में से 200 ला रहे हैं, 200 में से 200, और उसके बाद उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पेपर आ गए हैं और वो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद बच्चा मतलब वो कम रिस्की लगता है आपको, तो क्यों ना यार। और आज के दिन तो यार कॉलेजेस ने बहुत अच्छी चीज करी है, गवर्नमेंट ने भी कर रखी है कि इनक्यूबेटर जैसी चीजें बना रखे हैं। आपको 5 से 7 लाख रुपए या तो आपका कॉलेज ही दे देता है अगर इनक्यूबेटर है, साथ में एक ऑफिस स्पेस भी एक क्लासरूम दे देता है जिसे आप अपना ऑफिस स्पेस बना लेते हो, राइट। और नहीं दे रहा जनाब तो खुद स्टार्ट हो जाओ। अब मैंने ऐसी एक बच्चे से कल बात कर रहा था, मैंने कहा यार जेईई मेन में तो तेरे बहुत कम नंबर आए हैं, तो क्या करेगा? बोला 3 अटेम्प्ट और बचे। मैंने कहा सबसे पहले तो ऑनेस्ट रहो अपने साथ, तुम्हारे जितने कम नंबर आए उसके 20 नंबर आए थे 300 में से। मैंने कहा तुम जितना भी एफर्ट मारोगे अभी अगले 2 महीने में तुम नहीं कर पा रहे होगे, तो क्या हम अपने बेस्ट रिसोर्सेज दूसरी तरफ लगाते हैं, बोर्ड्स की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं अभी। तो करते करते मैंने उससे वो 25 चीजें लिखाई, तो उसमें उसने लिखा कि मेरे को 24 साल की उम्र तक 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। मैंने कहा थोड़ा सा स्टेप वाइज डिफाइन करो, किस प्रकार से? बोला मैं एक जॉब ले लूंगा। मैंने कहा चलो एज्यूम कर रहा हूँ तुम जेईई में इंजीनियरिंग में जा भी नहीं रहे हो अभी, पर तुमने हाईएस्ट पैकेज ग्रैब कर लिया। उसके घर में ऑलरेडी एक बड़ा भाई था जो कि एक टॉप एमएनसी में काम। मैंने कहा मान ले तेरे को तेरे भाई की जॉब मिल गई, तब भी तुम 24 तक 1 करोड़ कैसे सेव करते हो जॉब लेके? उसने कहा जॉब से मैं कमा लूंगा। तो बोले नहीं 10 साल लग जाएंगे, 30 साल की उम्र तक 1 करोड़ हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है 30 साल की उम्र तक हो गया तो अब क्या वेट करें 10 साल? मैंने कहा यार अगर तुम 1 करोड़ का इकट्ठा होने का वेट कर रहे हो और फिर स्टार्टअप, फिर तो हर हर नत्थ वगैरह कर लेगा। 1 करोड़ रुपए में यार किसी को ही दूं, और उसे उसे वो खोलना था कार वॉशिंग। मैंने कहा यार 1 करोड़ दे के तू ऑटोमेटिक कार वॉशिंग खोल रहा है, असली दिमाग तो तब है जब तुम 0 रुपीज से स्टार्ट करो आज के दिन और फिर कोई चीज करो। मैंने जितनों के भी नाम लिए यार, ठीक है, जितने भी स्टार्टअप्स हमने लिए सबने 0 से स्टार्ट किया। इनफैक्ट आज के दिन अगर आप 0 रुपीज से उठ रहे हो तभी आप बड़ा कर रहे हो, मतलब 0 से उठने का मतलब आप ऑनलाइन सेक्टर में हो,
क्योंकि बाकी सब में तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है, ऑनलाइन में नहीं लगता। ये चीज समझ में आ रही है हमें? कुछ एग्जांपल्स बताऊं आपको। अनअकैडमी वाज इनिशियली अ यूट्यूब चैनल। आज के दिन वो लगभग होने वाली इन्वेस्टमेंट राउंड उठा लेगी। अभी $2 बिलियन की है, नहीं तो $4 बिलियन। $1 बिलियन होता है 7,000 करोड़। और उन दोनों के फाउंडर्स 30 साल से कम उम्र के हैं। 1 is 29 year old, 1 is 30 year old। और एक और भी है, थर्ड भी है, जो टेक का संभालते हैं शायद। ठीक है, अब रिस्क कितनी लेवल की ली जाती है वो मैं आपको बता देता हूं। वन ऑफ द को फाउंडर्स नेम इज रोमन सैनी। ठीक है, यूपीएससी रैंक 16 या 18 थी और वो छोड़ के उन्होंने स्टार्टअप किया। आप तो ये सोच रहे हो ना कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करूं या स्टार्टअप करूं। उस बंदे ने निकाल लिया, जॉब है, अब छोड़ के 1 साल के अंदर स्टार्टअप किया। तो जो लोग उस हाइट पे पहुंच रहे हैं वो उतना रिस्क ले रहे हैं। कल मैंने एक आईएएस वरुण बरनवाल का इंटरव्यू लिया, 2014 बैच के आईएएस हैं। उन्होंने कहा मैं अपने कॉलेज से जब पास आउट हुआ मेरे पास पैकेज, साइकिल रिपेयर की दुकान थी, फाइनेंसेस मेन प्रायोरिटी थी। बोलते थे जिस दिन नहीं कमाते थे खाना खाने के लाले होते थे, मतलब आपको कमाना ही होता था। उनकी फीस उनके टीचर्स ने दी है, मतलब बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है। उनको पैकेज मिल गया था कॉलेज के फाइनल ईयर में, और उन्होंने कहा मैं पैकेज नहीं ले रहा और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा। इतना बड़ा रिस्क लिया, घर में फाइनेंसेस की सख्त जरूरत, उसके बाद उन्होंने कहा मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लूंगा, और निकाल लिया। तो गुदा होना चाहिए अंदर। और आपने यार अपने माइंड को उसके लिए स्ट्रक्चर करते हो। माइंड है ना, कोडेड है। आपकी कोडिंग पिछले 10-15 साल में ये बनी है कि मैं हूं निकम्मा, मैं काम स्टार्ट कर देता हूं पर मैं काम खत्म नहीं करता। तो उसको हमें बदलना पड़ेगा, और उस बदलाव में यार 4 से 6 महीने लग रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आज ये सेमिनार लिया या 2-4 और लिए और काम खत्म हो गया। नहीं, आपको देखते रहने पड़ेंगे अगले 5 से 6 महीने। और आप कोशिश करोगे कि मैं हर चीज को लिखूं और उस चीज को रिवाइज करूं। ठीक है, मैंने वरुण बरनवाल जो आईएएस का नाम लिया, 189 बुक्स उन्होंने पढ़ी हैं और हर किताब के नोट्स बना रखे हैं। आईएएस बनने के बाद भी आदमी पढ़ा जा रहा है। ये है क्लीनर आदमी। इन्होंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे को आईएएस निकालना था, ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सेल्फ ग्रोथ हो रही है। और बिना किताबें पढ़े, हर किताब के अंदर एक ऑथर अपनी पूरी जीवन का जो बेस्ट होता है वो देकर देता है। मैंने तो अपने यहाँ पे एक व्यक्ति लगा रखा है जो कि किताब पढ़ के मुझे रिसाइट करता है, इन द सेंस वो पूरी बुक पढ़ेगा एंड देन समरी बताएंगे। तो ऐसे क्या होता है, एक मैं पढ़ रहा हूँ, एक वो मुझे बता देता है। मैंने एक आदमी को यहाँ पे रख रखा है, एक विजन आया साहब का कुछ है, पता नहीं क्या है, कुछ कंपटीशन, तो कुछ आपको करंट अफेयर्स बेसिकली मिलते रहते हैं। मेरे ना सरकारी का प्रिपरेशन करना, मुझे ना मेरे यहाँ पे घर में किसी को भी सरकारी का प्रिपरेशन करना। मैंने कहा उसमें यार मंथली कुछ आता है, वो है ना, आप मेरे को बस 2-2 टॉपिक उसके पढ़ के सुबह 15-20 मिनट बता दिया करो। उससे क्या होगा, मैं अवेयर रहूंगा। मैं कल को कहीं सेमिनार ले रहा हूं तो मेरे पास कुछ चीजें होंगी रिलेट करके बताने के लिए। तो आप कितने बड़े फाउंडर्स पकड़ो, वही वो पढ़ते रहते हैं पूरे टाइम। आप वॉरेन बफेट को देखो, कितने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो। ठीक है, तो पढ़ते रहना पड़ेगा। सिलेबस की किताबें नहीं पढ़नी है, मतलब वो पढ़ लो, कॉलेज भी निकालना है हमें, माँ बाप ने 17-18 साल लगा दिया, आपने भी इन्वेस्ट कर दिए। पर जनाब आपको अपने आप से एक ही सवाल पूछना है, जॉब करना कोई गलत बात नहीं होती। आपको लीडर बनना है तो आपको पहले फॉलोवर भी बनना पड़ेगा। पर क्या एक 40,000, 50,000, 70,000, लाख, 2 लाख पर महीने की जॉब आपको पूरे जिंदगी अगले 70 सालों के लिए बांध सकती है? या आप चाह नया वेंचर ट्राई करूं, कोशिश तो करूं, फेल हो जाओगे? फेल ही तो हो जाओगे। 10 में से 1 स्टार्टअप चलता है, पर जो 1 चलता है वो ऐसा चलता है कि वो 9 फेलियर से बड़ा होता है। तो मेरा मानना तो यूं है, 10 बार रिस्क लेके देख लो, एक बार तो पास हो ही जाएंगे। मैथ्स के बच्चे हैं, प्रोबेबिलिटी तो आती है हमें। और व्हाट इफ अगर वो शुरुआत के उसमें 10वां तो वर्स्ट केस सिनेरियो है ना, हो सकता है पहले बार में क्लिक हो जाए। वैसे फर्स्ट में नहीं होता है, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों। जैसे मैंने स्टार्टअप 2 आपको बताया, काउ। स्टार्टअप 1 मैंने कहा जिससे आप सेकेंडरी एग्जिट लेके पैसा कमा सकते हो। मैं एक बिलियनर से मिला था, एक व्यक्ति जो कि आज के दिन एक बिलियनर है। उन्होंने मेरे को कहा था, अमन जो भी चीज तुम स्टार्ट करोगे शुरुआत के 6 महीने से 1 साल में तो वो चीज फेल होगी, और इसको हम बोलते हैं स्टार्टअप 0। और स्टार्टअप 0 में आप बेसिकली मैनेजमेंट सीखते हो, लोगों को किस प्रकार से मैनेज करना है। जैसे मैंने जब सबसे पहले लोगों को हायर किया, मैंने कहा मैं आपको इतनी सैलरी दूंगा, ठीक है। और मैं इमोशनल लेवल पे बहुत खेलता था, तो किसी की लीव्स भी होती थी तो मैं कहता कोई नहीं यार, कोई नहीं, छोड़ो सारे छोड़ो। पर मैंने देखा अगला आदमी 2 घंटे भी ज्यादा काम करता है तो भाई उसके वो चीज मांगता है, चलो विच इज फेयर, राइट। पर मैंने शुरुआत में ना छुट्टियां मैंने डिफाइन करी थी, कौन कौन से दिन छुट्टियां रखेंगे, कितने हॉलीडेज होंगे, फेस्टिवल हॉलीडेज, सिक हॉलीडेज, ये सारी चीजें नहीं पता था। तो लोग आके 1-2 महीने बाद मेरे को ये वाला चाहिए, और मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो ये हैं सारे मैनेजमेंट ब्लंडर्स। तो जो चीज मुझे पहले करनी चाहिए थी वो मैंने बाद में खरीदी, एक किताब, हाउ नॉट टू हायर।
ठीक है, तो आपको पता चलता है कि हायर करते वक्त आपको यार क्या क्या चीजें कुछ ध्यान में रखनी चाहिए। किताब पहले पढ़नी चाहिए थी पर काफी चीजें आप मिस्टेक हायर करते वक्त आपको यार क्या क्या चीजें कुछ ध्यान में रखनी चाहिए। किताब पहले पढ़नी चाहिए थी पर काफी चीजें आप मिस्टेक करने के बाद ध्यान में देख रहे होते हो। जब यार महाभारत हुई थी, ठीक है, तो पांडव और कौरव थे, उन्होंने कहा कि यार कृष्ण जी के पास जाते हैं और वो ही सहायता करेंगे, देखते हैं कौन सी किसकी साइड जाता है। तो कृष्ण जी ने कहा पांडवों और कौरवों, मैं तुम दोनों को बराबर प्रेम करता हूं, पर मैं एक ही तरफ जा सकता हूं, तो या तो तुम मेरी नारायणी सेना ले लो या मुझे स्वयं नारायण को ले लो बिना किसी अस्त्रों के। कौरवों ने कहा अरे सेना बहुत बड़ी है, आने दो आने दो आने दो। पांडवों ने कहा यार आप आ जाओ हमारे साथ बिना किसी अस्त्रों के। अब हुआ क्या यार, पांडवों ने पोटेंशियल देखा कि नारायण जी के अंदर, कृष्ण जी के अंदर बहुत पोटेंशियल है, मोर देन द आर्मी इटसेल्फ। आज के दिन जब हम रिक्रूट करते हैं किसी को तो हम बस ये देखते हैं अगला बंदा टेबल पे क्या लेके आया। अच्छा 12वीं में इसके 98 थे, इंजीनियरिंग में इसकी 9.2 सीजीपीए थी और इसके कोडशेफ पे 5 स्टार रेटिंग है और इसने हमारा राउंड, ये अच्छा बंदा लग रहा है, ओहो आईआईटी का भी है। ठीक है, अब जब मैंने रिक्रूट्स करे तो मैंने यूं देखा यार कि काफी, जो कि आपको पेपरों में उतना मेहनती नहीं दिखता, उतना काम नहीं कर रहा होता, पर जब वो काम करना स्टार्ट करता है 5 मंथ्स डाउन द लाइन आप देखते हो कि जनाब ये बंदा तो डायमंड है, आईआईटी वाला तो कुछ नहीं है इसके सामने। और मैंने तो आईआईटी वाले को ज्यादा पैकेज दे दिया था, क्योंकि पूरे मार्केट में ये प्रैक्टिस होती है कि आप एनआईटी वाले को कम देते हो और आईआईटी वाले को ज्यादा देते हो। तो सिलेक्शन के वक्त किसी भी लोग, चाहे आप टीम में बंदों को जोड़ रहे हो, ये मत देखो कि उसके पेपर वो टेबल पे क्या लेके आ रहा है, उसकी सेना कितनी बड़ी है, आप ये देखो उस बंदे में पोटेंशियल कितना है। और वो तब पता चलता है जब आप उससे बातें करते हो कि यार तेरे लाइफ में विजन क्या है, क्या वो अलाइन हो रहे हैं। तो एक मेरे को बच्चा है अभी भी हमारे टीम में, उसने कहा था भैया हमारे मेरी कॉलेज का बच्चा है तो हम अच्छा पैकेज है यार वहाँ पे, उन्होंने कहा मेरे को अगर 20 लाख का भी पैकेज मिला और मेरे को 10 लाख एजुकेशन में मिले तो मैं हमेशा 10 लाख प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे पढ़ानी मैथ्स है। तो इस तरह के जो बंदे हैं वो बंदे आपको उठाने हैं। मैंने एक फैकल्टी को उठाया जिन्होंने मेरे को लगभग 120-30 ईमेल्स लिखे थे। ठीक है, रेजोनेंस की एक फैकल्टी थी, उन्होंने कहा था मैं यहाँ पे इतना पैकेज कमाता हूँ पर आप जो बोलोगे मैं उस सैलरी में काम करूंगा, पर मेरे को कुछ फ्री एजुकेशन में करना है। मैंने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, ठीक है बहुत ईमेल आते हैं, ठीक है ठीक है, पर वो बंदा हटता नहीं, मतलब उसने मेरी टीम के हर व्यक्ति को अप्रोच कर लिया। इवेंचुअली मैंने उन्हें कॉल किया, जो उनका पैकेज था उससे कम पैकेज पे हायर हुए। टीचर एक ऐसी कॉम है, वैसे टीचर हाईली रिस्पेक्टिव होते हैं, ठीक है, पर कंपटीशन जब एग्जाम में आप जाते हो, मैं 5-6 साल से यहाँ पे हूँ, कोई 10 का 15 देता है, आज टीचर स्विच हो जाता है। ये समझ में आ रही है? और उस व्यक्ति ने 10 के 8 रुपए में भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी। इस प्रकार के व्यक्ति जिनका सेम विजन हो आपको अपने टीम में चाहिए, जिससे कि आप एक बड़े गोल को अचीव कर पाओ। ठीक है, तो पता नहीं मैंने कितनी चीजें अभी कवर करी, और द लास्ट में एक और चीज बोलना चाहूंगा, अपने डार्क साइड को आपको एनरिच करना है। लोगों से यार जितना, सारे धंधे बातों से चलते हैं, ये मानते हो, बार्गेन से चलते हैं, नेगोशिएशन से चलते हैं। तो अगर आपको बातें करनी नहीं आती तो जनाब आप पीछे रह जाओगे। राइट, मैं वो बच्चा हूं जिसका आप 12th क्लास में, मेरा यूट्यूब चैनल है मेन अमन दत्तरवाल, उस पर जाके एक ओल्डेस्ट वीडियो है जो आज से 6 साल पहले अपलोड हुआ था, उसको देख के आना। अभी मेरा वेट 94 है, उस वीडियो में लगभग 72-74 केजी वेट है। बहुत सुकड़ी सा एक बच्चा, छोटे बाल, और वो ऐसे बात कर रहा है, टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर, मतलब बहुत ही शर्मिला यार, हद। मेरे को कोई बोलते स्टेज पे जाके बोलना है तो मैं बोल दूंगा नहीं मैं 4th फ्लोर से कूद रहा हूँ पहले। पर आप, कॉन्फिडेंस है ना यार, प्रैक्टिस से आता है। लिख लो, ये मेरी फेवरेट लाइन है, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। आपने यार बैट पकड़ के रोज बैटिंग करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस है, हाँ मैं छक्का लगा दूंगा। 2 साल से आपने बैट नहीं पकड़ा है तो वो कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। पर एक और चीज होती है विच इज कॉम्पिटिटिवनेस। कॉम्पिटिटिवनेस ये है कि जनाब मेरे को आता नहीं, 2 साल से मैंने बैट पकड़ा नहीं है, या आज तक मैंने बैट नहीं पकड़ा, पर जनाब अगर मैं पकड़ लूंगा और मुझे 6 महीने, साल, 2 साल आपने दे दिए तो मैं छक्का मारना सीख जरूर जाऊंगा और मैं बहुत बढ़िया छक्का मारूंगा। तो आपके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस, वो वुल्फ, वो भूख रहनी चाहिए, हंगर हमेशा रहे। ठीक है, कितने बड़े हो वो जमीन को पकड़े रहो, नीचे गिरते हुए बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आपको पूरे टाइम मेहनत करते रहना पड़ेगा, इज्जत के लिए, नाम के लिए आपको हर दिन काम करना पड़ेगा। ये मुझे तब पता चला जब किसी ने यूट्यूब पे र्यूमर निकाल दिए थे कि मैं माफिया हूं, और लोगों ने मान लिया था कि मैं एजुकेशनल माफिया हूं। मतलब एक 22 साल का बच्चा एजुकेशनल माफिया बन रहा है, पता नहीं बाल बड़े देख लिए थे उन्होंने शायद मेरे। तो मैंने देखा यार, एक दिन लगा, मैं 5 साल से पढ़ा रहा था, एक दिन में ऑडियंस आपके उल्टा हो जाती है। तो मैंने कहा ओके, नाम तो हमेशा कमाना पड़ेगा। फिर हमें एक वीडियो निकालना पड़ा कि हाँ मतलब चलो ठीक है, फिर सारी चीजें बैलेंस आउट हो गई थी। पर एक और चीज है, एक करी 9 ना करी। आपने यार हो सकता है 10,000 लोगों को जिंदगी भर फ्री में खाना खिलाया हो, ठीक है,
आप गंगा का पानी हर एक के घर में पहुंचाते हो, ठीक है, आपने सबके पूरे इंडिया के घर में पोछा लगाया, आपने सब कुछ किया, पर आपने एक दिन कोई बुरा काम कर दिया, समझ रहे हो, आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उसमें किसी के चोट लग गई, अब आप बस उसी नाम से जाने जाओगे कि ये तो गाड़ियां बिड़ाता फिरता है। आपने कितने ही अच्छे काम करे हों, आपके लाइफ का जो एक गंदा काम होगा वो आपको डिफाइन कर रहा होगा, ठीक है। इसने तो उसको यार पार्टी में थप्पड़ मार दिया था, ये थप्पड़ मारने वाला आदमी। अब आपने चाहे कितने ही अच्छे काम किए हो, तो हमेशा याद रखो, इन मिस्टेक से दूर रखो। चाणक्य ने एक चीज कहा है, लस्ट इज हेल, ठीक है। तो पुलिस में एक चीज कही जाती है कि यार मान लो अगर कोई आता है, यार ये मेरा दुश्मन है, ठीक है, और मुझे इसे बर्बाद करना है, तो गाँवों में तो कहते हैं अच्छा इसे यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगा दो, बोल दो बहुत अच्छा स्मार्ट बच्चा है, पढ़ेगा यूपीएससी का 4-5 साल बर्बाद हो जाएगी, मजाक में बोलते हैं मतलब वो चीज, ठीक है। पुलिस वाले बोलते हैं कि ये बताओ सिगरेट दारू चिकन कुछ खाता है, ऐसे मतलब दारू नशे वैसे कुछ करता है, तो अगर वो करता है तो उसे आप वहां फंसा सकते हो। अच्छा लड़कियों का चक्कर है, जल्दी फिसलता है ये, तो उसके लिए आप हनी ट्रैप डाल सकते हो। पर अगर आप मतलब ये पुलिस की है प्रॉपर, तो पर मतलब तो अगर बोल दे नहीं नशे भी नहीं करता, बहुत सही आदमी है, सीधा है, इधर उधर नहीं देखता, तो अगला बोल देता भाई मैं नहीं फंसा सकता इसको, सॉरी। चीज समझ में आ रही है? मान लो आपने अपनी लाइफ में 35 साल काम किया, 40 साल काम किया, और आप एक बहुत राइजिंग स्टार हो, और आप इनमें से किसी छोटे गड्ढे में फंस गए, जनाब कितना दुख होगा चाणक्य को बताओ कि मेरी किताब नहीं पढ़ी इन्होंने, हाँ? आपको कितना दुख होगा। तो इन चीजों से दूर रहना है, क्योंकि जो 1% लोग ऊपर जाते हैं, और 1% भी बोलने की बात है, फैक्ट ये है कि 3% लोग बचे हुए 97% दुनिया से ज्यादा कमाते हैं। मेरा मानना है वो 3% भी नहीं है, बेसिकली आपको वो 0.1% होता है, जो कि इतना ज्यादा खींचता है और खींचे ही जाता है क्या यार, वो ऊपर बैठे हुए हैं, रूल्स भी अपने हिसाब से बनाते हैं, टैक्स सेविंग्स भी अपने हिसाब से बनाते हैं, जब वही लोग पावर में हैं 0.1%। तुम सोचो तुम क्लास के मॉनिटर हो, तुम भाई क्या क्या नहीं कर सकते, मान लो टीचर ही हो तुम, पहले बात तो अपने आप को ये फुल अटेंडेंस दे दो, है ना। उसी प्रकार से वो तो है यार, तो वो 0.1% में आने की कोशिश करो, ठीक है। और उसके लिए जनाब आपको अपनी कंफर्टेबल गाड़ी जो है जिसमें दर 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 चल रहे हैं वो छोड़नी पड़ेगी। कंफर्ट जोन को बोलते ही कंफर्ट है, इसलिए रिस्क लो यार। अपनी स्टोरी जब बताओ किसी को तो यूं बोलो कि यार हाँ शुरुआत में स्टूडेंट लाइफ थी, पढ़ लिए थे थोड़े बहुत उसमें, उसके बाद कॉलेज के अंदर मैंने ये 5-6 चीजें करी, ठीक है, 2-3 चीजें मेरे साथ ये हुई, 2-3 बार मैं मरता मरता बचा। फिर आप कॉलेज के बाहर जब निकल रहे हो, मैंने ये स्टार्टअप किया, मैंने वो चीज नहीं लेके आया, ये चीज करी, आज मेरे पास ये है, ये इन लोगों की लाइफ में मैंने वैल्यू एडिशन किया, ठीक है। वो है एक एडवेंचरस लाइफ, जो आदमी मेरे को एडवेंचर चाहिए लाइफ में, उसका मतलब ये नहीं होता मनाली में घूम के आ गया बाइक की एक ट्रिप पे, वो तो 365 में से आप 5 दिन घूम के आए, वो थोड़ी ना होती एडवेंचरस लाइफ। जब 365 में से 365 दिन और मनाली जाना आपको यूं लगे यार टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे मैंने लोग देखे हैं। आप उनको वेकेशन पे नहीं भेज सकते, आप भेज ही नहीं सकते उन्हें वेकेशन पे। मैं मतलब इंडिया के बाहर एक बार गया हूँ, वो भी एक सेमिनार अटेंड करने के लिए, मतलब, और ये कॉलेज के दौरान मैंने किया था, मतलब बहुत हैवी सेमिनार की टिकट थी, लगभग $2000 की, ठीक है, लाख रुपए के ऊपर जाती है। और मैं सेमिनार अटेंड करने के लिए एक व्यक्ति का बाहर गया था। तो आप अपना पैसा कहाँ लगाते हो? री इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। कोई पूछता है सबसे अच्छा, खुद में लगाओ, खुद के धंधे पे लगाओ, वही है सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट। 2 ही लोग हैं जो आपका लाइफ में बढ़िया चाहेंगे, पहले हैं पेरेंट्स, दूसरे आप हो सकता है खुद कुएं में कूद रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, दारू पी रहे हो, या फिर काम ना कर रहे हो ढंग से, पर आपके पेरेंट्स आपको वो भी नहीं करने देंगे। कोई तीसरा हुआ वो तो अरे वाह यार, 2 क्यों 3 बॉटल पिया कर, 3 शॉट मारा कर, ये क्या भी क्या हुआ है, पर पेरेंट्स कभी आपको वो चीज नहीं बोल रहे होंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स यार एक ऐसी डेफिनेशन है आज के दिन, है ना, काफी चीजें हम बॉलीवुड हॉलीवुड से गलत सीख रहे हैं, जहां से भी सीख रहे हैं। फ्रेंड्स मेरी डिक्शनरी में मैं फैमिली के अंदर लेता हूँ, मेरी एक प्रायोरिटी है 20 से 30 साल की उम्र तक, अभी 30 के हुए नहीं तो बाद में देखेंगे। पहली है प्रायोरिटी नंबर 1 है काम। सब लोग जा सकते हैं आपकी दुनिया में से, पर अगर आप अपना काम करते हो आपका काम आपको नहीं छोड़ता। सेकंड है फैमिली। अब काम का इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मम्मी के पैर में दर्द हो रहा है तो मैं तो नहीं काम करता रहूंगा, नहीं, मतलब वो इमरजेंसी है, फिर आप डेफिनेटली मम्मी को जा रहे होगे, ठीक है। पर फैमिली में मेरा है कौन कितने साल से आपके पास है। पहला है पेरेंट्स, क्योंकि वो 20-25 साल से है। दूसरा है कि यार जनाब आपके ब्रदर वगैरह हो गए, सिबलिंग्स। तीसरा होता है आपका स्पाउस, कल को शादी वादी हो गई तो। और चौथे नंबर पे आता है फ्रेंड। और फ्रेंड पूरी जिंदगी में हम एक या दुक्का बनाएंगे, ठीक है। वो जो आपके साथ यार जनाब पार्टी में कर रहा है, ठीक है, बंक साथ में मार रहा है, नोट्स आपको दे रहा है पेपर के टाइम, वो दोस्त की डेफिनेशन में नहीं आता है।
मेरी फ्रेंड की डेफिनेशन वो, क्या आपके पेरेंट्स आपको 100 करोड़ के लिए मार देंगे? लो बेटा, लो अंकल जी 100 करोड़ पकड़ो, क्या ये नालायक बच्चा, मारो इसको। वैसी बात नहीं मानता आपकी, पटक। वो कभी नहीं बोलेंगे, कितना ही नालायक हो, कितना ही निकम्मा हो, वो आपको नहीं मारेंगे। पर अगर मैं आपके जितने भी दोस्त हैं उनमें से किसी को बोलूं कि यार तुम्हें मारना भी नहीं है, कोई थर्ड पर्सन मारेगा, विल यू सैक्रिफाइस योर फ्रेंड फॉर 100 CR? तो कितने लोग हैं जो कि आपको आउट ऑफ द लिमिट जाके बचा रहे होंगे। यस, दिस इज अ ब्रूटल वर्ल्ड, दिस इज अ गुड वर्ल्ड ऑल्सो, पर आपको अपने डार्क साइड को जनाब एनरिच करना है। अगर आप ऊपर के 0.1% में मेरे को कोई बोलते वक्त अच्छा नहीं लग रहा है यार, ठीक है, मैं कोई संतों वाली बातें नहीं कर रहा हूं अभी, पर ये फैक्चुअल बातें हैं, ठीक है। कौन है जो अपनी लिमिट क्रॉस करके आपको बचा रहा होगा? वैसा आप जिंदगी में एक कमा लो, वही बहुत बड़ा है यार। दुख का तो मैंने ज्यादा बोल दिया, ठीक है। और मैंने इस फैमिली में भी सिर्फ पेरेंट्स को रखा और किसी को नहीं रखा, ठीक है। भाई बहनों को रखा, भाई बहनों भी यार हो सकता है बड़े हो जाओ, 20 साल बाद आपसे लड़ने लग जाएं, पेरेंट्स नहीं लड़ेंगे। एक पॉइंट के बाद क्या होता है कि स्पाउस भी आ जाता है, ठीक है, तो देयर आर लेस चांस कि स्पाउस आपके अगेंस्ट जाए। ब्रदर फिर भी, सिस्टर सिस्टर तो नहीं जाती है यूजुअली, ब्रदर भाई में बढ़िया। हाईली प्रैक्टिकल होना पड़ेगा यार, सक्सेसफुल पीपल आर हाईली प्रैग्मेटिक, सीधी बात करेंगे वो, ठीक है। और जितनी आप ठोकर खाते जाओगे ना, जैसे बचपन में हमारे यार गर्म दूध के बोलते थे हाथ मत लगाओ, पर हम तो लगाएंगे क्योंकि हम तो बच्चे हैं। लगाने के बाद हम बोलते थे सबको, कोई पास भी आता था तो दूध के पास मत जाओ, ताता है, ताता ताता। सिमिलरली आपने गिरना पड़ेगा, फेलियर्स लेने पड़ेंगे। फेलियर इज वेरी गुड, फेलियर इज बेसिकली चैप्टर 1, फेलियर नंबर 2 इज चैप्टर नंबर 2, फेलियर नंबर 3 इज चैप्टर नंबर 3। द मोर यू गेट, द मोर एक्सपीरियंस्ड यू आर। फिर वो सेम मिस्टेक वापस नहीं कर रहे होते। और जनाब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सक्सेस पाने के इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं। सक्सेस पाने के इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं, पर उसका फेल होने के कुछ डिफाइंड तरीके हैं। तो जब भी आप कोई चीज देखो कि यार इस चीज को ठीक करने का कौन सा काम है, हमेशा ये भी देखो कि गलत किन चीजों से हो सकता है। जैसे मैंने आपको 2-3 बड़े गड्ढे बताए, लड़की का चक्कर, ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अल्कोहल वगैरह बिल्कुल ड्रिंक मत करो, पर वो बंदे मत हो कि भाई मेन रोड के बीच में लेटा पड़ा है, मार दो, चढ़ जाओ मेरे ऊपर, ठीक है, वो व्यक्ति नहीं होना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे एक्सपीरियंसेस मत करो, आपकी पर्सनल कॉल है, पर्सनल चॉइस है, सारी चीजें करो, पर ये गड्ढे हैं, ठीक है। किसी भी चीज को आप स्पेशली, ऐसे तो सब कॉर्पोरेट्स में जा रहे हो, पर अगर आप जैसे अपना खुद का धंधा वंदा कुछ खोलते हो, एग्रीमेंट साइन करते हो, तो जनाब बिना पढ़े साइन मत करो। जो उस फील्ड का रंजा हुआ खिलाड़ी है ना, वो ऐसी चीज में बांध लेगा आपको, ठीक है। बड़े बड़े मिलियनर्स बैंकरप्ट काफी आपके इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आए जहां पे उन्होंने खुद को ही किल कर लिया लास्ट में। तो इन सब चीजों का आपको जनाब ध्यान रखना होगा, ठीक है। अभी अपने कमरे में बैठे हो, सेमिनार खत्म हो जाएगा, फिर लगेगा ओके बैक टू कौन सा मिड से मारा था, उसके लिए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, करो वो चीज। पर दिन के 2 से 3 घंटे आपको अपनी साइड हसल को मारने पड़ेंगे। क्यों? हरे कृष्णा शुक्ला जी, बात सही कर रहे हैं हम? हरे कृष्ण शुक्ला जी बहुत चिल आदमी है भाई साहब, इतनी चिल चाहिए मेरे को जिंदगी में। इतनी चिल चाहिए मुझे जिंदगी में। तो गुड यार, बड़ा अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके। और एक चीज जरूर करना, मैंने उस बच्चे को भी कहा था कि यार आप आज गाय नहीं बचा सकते, एक चीज लिख लो, कोई भी चीज जो आप आज नहीं कर सकते आप कल भी नहीं कर सकते। मान लो अगर उसे गाय बचानी है तो आज उसे डोमेन तो खरीद लेना चाहिए था, www.cow-bachao.com। ये तो आपको आज परचेज करना है। अगर आपके पास डोमेन लेने के पैसे नहीं है तो पन्ने पे लिख लो डैट ये स्ट्रैटेजी रहेगी, या फिर मैं आज आज पढ़ रहा हूँ गायों के बारे में, ओके, या फिर मैं कुछ लोगों से मिलने जा रहा हूँ। कोई भी आप स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, पहले 100 कस्टमर से मिलो, पोटेंशियल कस्टमर से। भाई चाहिए भी, या हम खुद ही अपने आप में एक्साइटेड हो रहे हैं कि हाँ भाई दुनिया ले लेगी, मैं एक बार बना लूंगा। तो अगर आप 100 पोटेंशियल कस्टमर से पूछ नहीं सकते पहले, मत करना स्टार्ट इतना अपने ऊपर एहसान करना। और जनाब समहाउ सोशल मीडिया को यूज करो, कोई भी पर्टिकुलर डोमेन क्यों ना हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, ठीक है, चाहे आप खुद म्यूजिक कंपोजर वगैरह कुछ बनना चाहते हो, किसी भी कैटेगरी, फैशन में आना है आपको, ब्यूटी में आना है आपको, चाहे सीए बनना है, लॉयर बनना है, हर चीज को यार एसोसिएट करो सोशल मीडिया के साथ। और जो चीज एक बोली गई है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, हाँ जी बढ़ता है। तो साइड देखो यार, पहला आदमी होता है जो गीता ने जो कहा है, जो खुद का पेट पालता है। तो आप 10 रुपए थे, आपने 10 रुपए पाल लिया, आप 10 रुपए का आदमी। पर मान लो वो 10 रुपए हैं और आपने जनाब उनसे कुछ इस प्रकार से करा कि आपने 100 लोगों की लाइफ में 1-1 रुपए का वैल्यू एडिशन कर दिया। आपको 1 रुपए की नॉलेज थी और वो आपने 100 लोगों के साथ बांट दी, अब आप 100 रुपए के आदमी हो। क्योंकि सोसाइटी आपकी वैल्यू डिसाइड करती है।
तो अगर आपके हटने से लोगों का 100 रुपए का नुकसान हो रहा है तो मतलब आपकी वर्थ 100 रुपए की है। तो आदमी अकेला अगर चबाएगा तो आप अपनी वर्थ ज्यादा नहीं बना सकती। आप बांटोगे लोगों के साथ, आपकी वर्थ बन रही होगी। आप सोसाइटी में कितना इम्पैक्ट, लोग ही तो हैं, लोग ही तो हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं कि आज के दिन डेटा रूल करता है, वो डेटा क्या है? लोग, पीपल। एंड सोशल मीडिया आपको वो पावर देता है कि आप उतने लोगों तक पहुंच पाओ। जैसे आज हम बात कर रहे हैं, मैं दिल्ली के अंदर हूँ, आप सब लोग अपने अपने घर के अंदर बैठे हैं, हम बात कर पा रहे हैं, वो इसी की वजह से हो पाया, वरना कैसे हम मिल पाते? ठीक है, कि मैंने 5-6 साल से कुछ कंटेंट बनाया होगा, शायद आपके जिसने भी ऑर्गेनाइजर ने कुछ देखा होगा, बुला लिया, हमने वो चीज करी। और हमेशा यार पैसा आपकी टॉप प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। कमाओ, इतना कमाओ कि रखने के लिए कम हो जाए, पर दैट शुड नॉट बी प्रायोरिटी नंबर 1। प्रायोरिटी नंबर 1 हैज टू बी अ पर्पस। पर्पस जिसके लिए आए हो। आप 100 करोड़ कमाने के लिए पैदा नहीं हुए हो इस जिंदगी में, आप कुछ पर्पस के लिए हुए हो। उस पर्पस की वजह से आप अपने आप पैसा कमाते जाओगे। दैट शुड बी प्रायोरिटी 2 और 3। ठीक है, मेरा ये 39th सेमिनार है, उम्र मेरी 23 साल है, और मैंने आज तक किसी सेमिनार के पैसे नहीं लिए। ऑल दो टेडेक्स चार्ज करते हैं, पर उनमें से 1 रुपया मेरे पास नहीं जाता, वो ऑर्गेनाइजर्स के पास जाता है। ठीक है, आप चार्ज नहीं, मेरे पास क्या होता है, मैं चार्ज नहीं करता, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं। हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजर के पास पैसे ही ना हो, तो मतलब क्या मैं आऊं नहीं फिर मिलने? मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी का लॉस हो गया ना, मैं आपसे सब लोगों से मिल पा रहा हूँ। तो आपको अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी है अगर वो आपके पर्पस को फुलफिल करती हैं। मेरा पर्पस है कि मुझे एजुकेशन के अंदर कुछ ऐसा करना है कि 3 साल बाद, 30 साल बाद जब मुड़ के देखें तो लगे भाई साहब क्या इम्पैक्ट मारा, मजा आ गया देख के। आपका अपने कुछ, और आप जितने यूनिक बनोगे, आदमी को कभी कभी लगता है यार सारे धंधे लोग पहले ही कर रहे हैं, मैं क्या नया करूं, मार्केट तो सैचुरेटेड है। कभी सरकारी की तरफ मुड़ के देखना, 10 लाख लोग, 1 करोड़ लोग जो एक सैचुरेटेड 1000 सीटों के पीछे भागते, फिर दोबारा ऐसे कॉर्पोरेट की तरफ मुड़ना और ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना, जो मेरे से 10 साल बाद पैदा होगा, क्या उनमें से कोई आदमी धंधा नहीं करेगा? हमेशा से ही मार्केट सैचुरेटेड था जनाब। आपको उस मार्केट में एक यूनिक चीज के साथ आना होता है। इधर बी द फर्स्ट पर्सन, कि आप हो ही पहले आदमी उस चीज को करने वाले, इतना ही यूनिक आइडिया लेके आ गए, और बी द बेस्ट। अब बेस्ट होने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट मारना पड़ता है, फर्स्ट चीज आसान होती है। तो यू हैव टू फाइंड अ यूनिक वे कि आप औरों से अलग कैसे हो, और उसी को बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। दैट्स व्हाई इट्स द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन। ठीक है जनाब, ओके। Thank you और so much, sir. ये हो It is गया ना, like a 1 घंटा बोला dream come true. था ना, मैंने कहा ठीक है मैं बोलता जाऊंगा। जी बिल्कुल, मेरा तो काम ही बच गया, मेरे को ऐसे ही आना आया मैं, मतलब मेरा पूरा स्क्रिप्ट बेकार गया, लेकिन चलो आपने संभाल लिया, धन्यवाद। तो फिर भैया हमने सोचा था कि एक Q&A सेशन रखेंगे। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन डाले थे, तो हाँ, क्या, हाँ, तो यहाँ जो प्रेजेंट, एनीवन हु इज प्रेजेंट ओवर हियर, यू कैन जस्ट राइट योर मैसेजेस इन द चैट बॉक्स, ओके, एंड आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस जो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आए थे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज MBA रिक्वायर्ड फॉर डूइंग बिजनेस? नहीं नहीं, मतलब नहीं नहीं। ओके, द दो थर्ड चार वन किताबें इज, पढ़ी है वो पढ़ लो, मतलब बहुत बहुत नहीं, बिल्कुल नहीं। okay, the third one is how to be original and successful in YouTube. आप जीरो से स्टार्ट करो, और यूट्यूब क्या, वो हर डोमेन के लिए है। यूट्यूब तो बस एक डोमेन है, हर प्रकार से अलग अलग डोमेन है। आप जीरो से स्टार्ट करो, हर चीज को खुद फिगर आउट करो, कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, मेरा ये मानना है, अगर मैं आज के दिन किसी को 2 लाख का बना हुआ चैनल भी दे दूं, ये लो मेरा चैनल पकड़ो अब इसे ग्रो करो, तो वो डुबा देगा उसे। आपको जीरो से पता होना चाहिए, नब्ज नब्ज पता हो। आप 2 से 3 साल उसमें रगड़ते हो, हर एक सीजन, हर एक मोमेंट के बारे में आपको पता होता है। आप वो बंदे हो जिसने शुरुआत में 2 बच्चों से भी चैट्स में बात करी है, 20 से भी बात करी है, 200 से भी बात करी है, तब आप ग्रो कर पाओगे। लर्निंग एटीट्यूड रखो हर जगह। यूं नहीं, आपको वो ही बताया मैंने, क्लोजर नहीं बनना, क्लीनर आदमी साफ कर देता है। जो है काम उससे ज्यादा करो, ठीक है, और कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। ठीक है, मेरा मेरी ये पूरी बिल्डिंग है, ठीक है, ये हमने बना रखी है 4 फ्लोर की, बहुत बढ़िया पूरा ऑफिस है यहाँ पे। इसमें अच्छे से एक बेडरूम बना सकते हैं, पर मेरा बेडरूम है टेबल के नीचे। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, दिखाया था, जिसमें मेरा बेड, ये 6 फीट की टेबल है, इसके नीचे मैं 6 फीट का आ जाता हूँ पूरा का पूरा। दिस इज माई बेडरूम, दिस इज माई स्टूडियो, दिस इज माई एवरीथिंग, राइट। और आपको जनाब जो प्रैक्टिकल लगे, मेरे को ये प्रैक्टिकल लगता है, मैं उठता हूँ अपना टेबल पे बैठ सकता हूँ। पर अगर मैं ऊपर वाले फ्लोर पे पता चला गया तो मुझे पता है उठ के हो सकता है मैं 2-4 और फालतू काम करने लग जाऊँ। पर यहाँ पे हूँ तो मेरे सारे हैंड रीच में सारे रिसोर्सेज हैं, मेरा स्मार्ट बोर्ड, मेरा लैपटॉप, मेरी टेबल, मेरी बुक्स, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं 1 मिनट में लाइव जा सकता हूँ कहीं पे।
ये बढ़िया लगता है। Okay, the other question is how to manage funds. फंड फंड या फन? Funds. बिजनेस पे बातें तो फंड्स अच्छा, मतलब FUNDS। पैसा हमारे पास पहले से है तो उसको आप मैनेज कैसे करें, ये पूछ रहे हो? हाँ जी, हाँ। यार ये तो आप अपना बिजनेस प्लान बनाते हो ना, कि आप क्वार्टरली बना रहे हो, एनुअली इन्वेस्टर बोलेगा आपको कि यार क्वार्टरली बिजनेस प्लान बना के दो मुझे, कि मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए हैं अगले 1 साल के, तो क्वार्टरली तुम 2.5 रुपए कैसे खर्च करने वाले हो, किस प्रकार से ग्रोथ हो रही होगी, किस चीज पे। पर हमेशा मेरा मानना आज के दिन ये है कि आप मेरा इंडिविजुअल का, कि आप प्रोडक्ट पे पैसा लगाओ। मार्केटिंग आज के दिन आप फ्री करा सकते हो। तो मैं तो हमेशा यूँ बोलता हूँ कि अगर जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको कुकिंग के अंदर जाना है फॉर एग्जांपल, तो पहला है कि आप रेस्टोरेंट अपना खोलो जिसमें आपको 10-15 लाख हो सकता है लगाने पड़े, और फिर जाके आपका धंधा बढ़ रहा होगा। मेरा मानना है कि यार कुकिंग में जाना है, आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, क्यों ना स्ट्रीट्स में चलें और लोग जो ऑलरेडी खाना बना रहे हैं उसको फिल्म करें कि वाह क्या बढ़िया ऑमलेट बनता है यार यहाँ पे, यहाँ का वड़ा पाव सबसे अच्छा है, इधर बेस्ट पिज्जा बनते हैं। इन भाई साहब ने 40 साल पहले अपना चिकन टिक्का बनाना स्टार्ट किया था, आज के दिन सबसे बढ़िया मुगलई टिक्का बनाते हैं ये। और ये चीज आपके पास कॉलेज के फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपके पास कितने साल, मतलब 1000-1200 दिन है, तो आप एटलीस्ट 1000 वीडियो तो बनाओ। भैया 1000 वीडियो हाँ आज के दिन बनाने पड़ेंगे आपको। क्या बोल रहा हूँ मैं, बाहर निकलो, खाना खाने के लिए बोल रहा हूँ, ये भी नहीं कर सकते हम, कितना आसान काम है, इतना पढ़ाई से तो बहुत अच्छा है ये। दिन के 2-3 घंटे लगाओ, बाहर घूमो, सर्च करो, 5-6 घंटे लगते हैं तो वो लगाओ यार, कॉलेज में टाइम होता है हमारे पास। आप ये 1000 वीडियो बनाओगे, 3 साल बाद आप देखोगे, आप एटलीस्ट ज्यादा भी नहीं तो मतलब एक तरह से मैं रिटर्न गारंटी लिख सकता हूँ, आफ्टर 1000 वीडियोस, इवेंचुअली आफ्टर 30-40 वीडियोस, क्रिएटिविटी भी आप में अपने आप आएगी कि कैसे मैं बेहतर कर सकता हूँ। 5 से 6 लाख लोग मिनिमम होंगे, हो सकता है 50 से 60 लाख भी हो, सोशल मीडिया का आप कुछ नहीं कह सकते, पर मिनिमम 5 से 6 लाख होंगे। अब आप शायद कुछ पैसे कमा रहे हो वहां से 30-40 हजार रुपए, और किसी बड़े रेस्टोरेंट ने देख लिया, अरे यार ये बंदा तो खाना बताता है और इस पे लाखों व्यूज आते हैं, तो बोलेगा आप पे ईमेल करते हुए, जनाब XYZ आप मेरे यहाँ पे आओ, हम सबसे बड़ी थाली बनाते हैं पूरे इंडिया की, खाओ, फ्री में खाओ, और ये लो यार ये 20 हजार रुपए और पकड़ो, 30 हजार रुपए और पकड़ो, हमारा नाम जरूर लेना। अब वो आपको कॉल कर रहे हैं। अब आपके पास जब आप कॉलेज के 4th ईयर तक हो, आपके बैंक बैलेंस में खुद के कुछ 5-6 लाख रुपए मिनिमम एटलीस्ट होंगे, और आपके पास लोग हैं 6 लाख रुपए। अब खोलो अपना रेस्टोरेंट, टेक अवे, और उसे जोमेटो पे लिस्ट कर दो, ठीक है, और बोलो लोगों को मैं यहाँ पे ये फलाना चीज बेचता हूँ। अब बताओ आपकी सेल्स कितनी हाई होगी, क्योंकि मार्केटिंग पे आपने 0 रुपीज खर्च किया। तो दिस आप प्रोडक्ट पे पैसा खर्च करो, और अब आप नब्ज नब्ज जानते हो। सोचो तुमने 1000 वीडियो बनाया तो तुमने पूरा मार्केट देख लिया कि कौन क्या बनाता है, किसकी क्या सेल्स होती है, कितनी क्या नहीं। इस प्रकार से आप आज के दिन, हर टाइम का यार एक जमाना होता था कोल में सबसे ज्यादा पैसा होता था, ठीक है, फिर ऐसे जमाना बदलता रहा। पिछले 3-4 साल और आने वाले 5 साल ये हाईली इंटरनेट के होने वाले हैं। हाँ, 5 साल बाद डेडली कंपटीशन, मतलब ये भी अपने आप में एक सरकारी बनता दिखेगा आपको सोशल मीडिया, अभी नहीं बना है। Okay. तो फिर अभी चैट बॉक्स से क्वेश्चन एक लेते हैं। इट इज क्वेश्चन फ्रॉम दिव्य ज्योति भट्टाचार्य। एक स्टार्टअप का आइडिया है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें? पहले जाके 100 लोगों से पूछ लो कि चाहिए भी क्या उन्हें वो चीज, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, स्टार्ट फ्रॉम ₹0, ठीक है। एक तरीका निकालो, जैसे आप बोलो नहीं रेस्टोरेंट में तो लगते ही 15 लाख है, नहीं, थोड़ा स्मार्ट क्रिएटिव सोचो, दैट्स व्हाई क्रिएटिव थिंकर सर हाईली, नहीं स्टार्ट करेंगे इस प्रकार से भी तो कर सकते हैं, ठीक है। और उसी में घर वालों से पैसे नहीं लेने, अब आप बड़े हो गए हैं। नेक्स्ट अभिषेक सरकार, भैया कुछ बुक सजेस्ट कीजिए फॉर सेल्फ ग्रोथ। देखो यार, बुक में यहाँ पे हैं सबके, पढ़ पढ़ के नाम बता दूंगा, पर बेस्ट अप्रोच, पहले मैं क्या करता था, गूगल पे जाता था, बेस्ट 5 बुक्स फॉर पर्सनालिटी, और आप उनको देखते हो, और वो बनी बनाई जो ऑलरेडी लोगों ने ब्लॉग्स बना रखे हैं, वही आप, वो अच्छा काम नहीं है। आप क्या करो, किसी मॉल के अंदर जाओ, किसी दुकान के अंदर जाओ, किसी लाइब्रेरी बुक स्टोर के अंदर जाओ, पर्सनली पढ़ो उस किताब को। जैसे मुझे वो किताबें पसंद है जिनके फॉन्ट्स बड़े हों, कुछ ड्राइंग वगैरह हो, ठीक है, और पॉइंटर वाइज चीजें लिख रखी हो। पॉइंटर, मेरे को कहानी नहीं चाहिए 4 चैप्टर बाद आप एक छोटा सा कंक्लूजन दो, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मुझे ऊपर प्रॉब्लम और उसके बाद 4 पॉइंटर बता दो, वो बेटर लगता है। हर एक का अपना अपना एक टेस्ट होता है पढ़ने का। तो मैं किताब देखता हूँ, ठीक है, तो मैं 2-2 घंटे की मतलब शॉपिंग है वो, और मैं 4-5 किताब लेके आता हूँ हर बार। तो मैंने देखा, हाँ मेरे समझ में आ रही है, थोड़े ये थी। एक कोट है, अगर आपको एक किताब एक भी नई चीज बताती है तो इट इज वर्थ रीडिंग। और इतने तो हम ज्ञानी है नहीं कि हम एक चीज भी नहीं सीख रहे होंगे। अब आपको ये देखना होता है कि कौन सी 2-3 किताबें हैं जो मैं खरीद रहा हूँ। अब ऑडियो बुक्स भी हैं यार आज के दिन मार्केट में, मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर में ये चीज ट्राई करी, पर ऑडियो बुक्स के क्या साथ होता है, आप पढ़ लेते हो एक दिन के अंदर, 8 घंटे लगाए, 6 घंटे लगाए, 2 दिन में पढ़ लिया आपने, पर याद नहीं रहता उसके बाद, क्योंकि हम तो 10% रिटेन करते हैं।
तो जब मैं किताब ले लेता हूँ, तो जैसे कोई भी किताब है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, तो उसके अंदर मैं मार्क कर देता हूँ। जैसे आपको अगर दिख रहा हो, ये छोटी सी चीज मैंने लिख दी, कोई भी मैं पेज खोलूंगा उसके अंदर मैंने कुछ ना कुछ लिख रखा होगा, अंडरलाइन कर दिया होगा। तो ऐसे क्या है, मेरे को अब जब दोबारा रिवाइज करना है, ठीक है, तो या तो नोट्स बन रखे हैं, नहीं तो मैंने किताब के अंदर ही कुछ लिख दिया, तो मेरा फास्ट रीडिंग हो गई। तो आपको बुक्स के रिवीजन मार्क, बड़ा बोरिंग चीज बोल रहा हूँ, पर जो असली किताब है उसके अंदर आप मार्क कर सकते हो, और आपको किताब एक बार नहीं 10 बार पढ़नी है, तब आपके वो कुछ फायदा करेगी। और जरूरी नहीं है यार किताब आप पेज कवर टू कवर पढ़ो, बिल्कुल नहीं। कुछ किताब होते हैं जिनके मैं सिर्फ 2-3 चैप्टर ही पढ़ता हूँ, क्योंकि बाकी फालतू लगती है मुझे। कुछ होती है जिसका आप यार ज्यादा पढ़ लेते हो, 50-60% पढ़ लेते हो, ठीक है। 100% नहीं पढ़नी होती, मतलब बहुत ही अच्छी लगे तो पढ़ भी लो, पर ये सिलेबस की किताब नहीं है, पेपर में नहीं आ रही, हम खुद के उसके लिए पढ़ रहे हैं। डन। Okay, the last question is how to improve communication skills. प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जैसे आपका ये सेमिनार था, इससे पहले मैं कोई अपनी स्क्रिप्ट बना के नहीं बैठा था, तो ये मेरे को लकीली एक सही आदमी मिला। मेरा फर्स्ट सेमिनार हुआ था बीकानेर के अंदर। मैं ऐसे यूं, जैसे मान लो ये पन्ने हैं, मैं यूं पन्ना बना रखा हूँ, फ्लाइट के अंदर भी ऐसे रिवाइज कर रहा हूँ, ये बोलना है, फिर ये बोलना है, फिर ये बोलना है। और मेरे को डर लगा, स्टेज के ऊपर तो गए नहीं, क्योंकि सोच कैमरे के आगे वीडियो बना रहा हूँ, स्टेज में डिफरेंस है। मैंने ऐसे ठीक है रट लिया मैंने, ठीक है। इतना सोचा था पर्ची साथ में नहीं लेके जाएंगे, पर फिर भी पर्ची जेब में डाल रखी है। फिर वहां पे एक स्टेज पे ऑलरेडी एक व्यक्ति था, 35-40 साल का, बहुत बढ़िया बोल रहा, वो होते नहीं होस्ट वगैरह, बहुत बढ़िया मैं जाके चला गया। ऑलवेज बी अ लर्नर, ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि कैसे कर लेते हो, आपको डर नहीं लगता, मैं तो पहली बार बोलने जा रहा हूँ। तो एक और चीज मैं बताना भूल गया, आप किसी में कैसे कूद के पढ़ा बताओगे ना, तुम आधा घंटा पहले ये पढ़ ले ये पढ़ ले, क्योंकि हमारा ये बाय नेचर होता है कि यार हम वैल्यू हम सिखाएं किसी को, ठीक है। हम एवोल्यूशन में भी यही है कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने पूरा बताया। अमन, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम शुरुआत कहाँ से करोगे, तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम एंड कहाँ पे करोगे, और बीच का सब तुम्हें ऑलरेडी पता है। दैट्स योर जर्नी। उन्हीं चीजों के ऊपर बोलो सिर्फ। तुम्हें ये पता होना चाहिए शुरुआत कहाँ करोगे, खत्म कहाँ करोगे, और बीच का बोलो। मैंने कहा ये पर्ची, उन्होंने कहा पर्ची रख दे साइड में। तो मैंने गया, ऑल्दो मेरे पास दिमाग में था फिर भी, पर मैंने कहा हाँ यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से एंड। मैंने बोलना स्टार्ट किया, मैं बीच में रुक गया। अब रुक गया, मैं खड़ा हूँ, लोग देख रहे हैं, मैं स्टेज पे ऐसे खड़ा हूँ। तो मैंने नीचे देखा और मैं ऐसे ही वॉक करने लग गया क्रॉस। तो लगभग 10-15 सेकंड मैंने वॉक किया। वो जो डर था वो धीरे धीरे ड्रेन आउट होना स्टार्ट हुआ, कि हो गई बेइज्जती जो होनी थी, अब तो बोलना स्टार्ट कर। तो फिर आप दोबारा बोलना स्टार्ट करा, और बस वहां से फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो लकीली मेरे ऑनेस्ट टॉक मैंने एक बार बनाया था स्पॉन्टी, वो लोगों को पसंद आया। तो अब मेरा यूं होता है कि यार अगर मैं 15 मिनट 17 मिनट का कोई भी वीडियो बनाता हूँ, तो वो 1 गो के अंदर जाए, उसमें हम रुके ना। सेमिनार में 30 दिन में अब लगभग 14-15 लेता हूँ। मेरे आज है तो मेरे कल 2 हैं, एक एलपीयू में है, एक और है। तो मेरा वो प्रैक्टिस से आपकी चीजें हो गई। और अगर आपको यूं लगता है मैं पहले से अच्छा स्पीकर था, गो टू माई मेन चैनल, वॉच माई 6 ईयर ओल्ड वीडियो, और आपको लगेगा ये आदमी बोल सकता है, मैं तो गाना गा सकता हूँ फिर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आइजर स्टूडेंट बॉडी के लिए और फिर आइजर ईसल के लिए भी इट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। वी वर सो मच वेटिंग टू टॉक टू यू एंड लाइक इट वाज अ वंडरफुल इवनिंग सर। तो फिर हाँ बोलो। हाँ, कौन बोल रहा था? अभिनव यादव। भैया हेलो। ये हेलो हेलो Okay. अमन। हाँ जी अभिनव। ओके वन बाय वन। हेलो हेलो भैया। हाँ अभिनव। yes sir my question is that how can we arrange some initial funding for a startup? अभी तो बताया मैंने। या तो आप इनक्यूबेटर्स में जा सकते हो, नहीं तो आपको रेस्टोरेंट खोलना है तो आप यूज सोशल मीडिया आप कर सकते हो। फिर आप स्पेसिफिक डोमेन बताओ। आप ऐसा क्यों वेट कर रहे हो कि यार 2 लोग मेरे से जुड़ेंगे, पहले टीम बनेगी तब मैं शुरुआत करूंगा? टीम तो जनाब बॉटलनेक होती है, मेरा मानना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा टीम के बिना आप काम नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हो। काफी ऐसे सेक्टर भी होते हैं कि मान लो आप टेक की तरफ जा रहे हो तो आपको एक टेक का बंदा चाहिए, एक मैनेजिंग बंदा चाहिए, ठीक है। पर अकेला आदमी बहुत तगड़े तरीके से भागता है, क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड हो, आप जितना ही दूसरा मोटिवेटेड आदमी ढूंढना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, पर अकेला आदमी सुपर स्पीड से भागता है। एक पॉइंट के बाद आपको टीम बनानी पड़ती है। जेफ बेजोस अकेले पूरे अमेज़न को नहीं चलाते, पर शुरुआत के 1-2 साल आप भाग सकते हो, 6 महीने 1 साल, ठीक है। और आप फिर ये देखते हो आज के दिन क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और मैं आज कैसे शुरू कर सकूं। आप वेट नहीं करोगे कि 8 महीने बाद, 10 महीने बाद या 4 महीने बाद मुझे फंडिंग 2 रुपए कोई देगा तब मैं काम करूंगा, वो नहीं, तब तक लोग आगे भाग गए।